पूरे कंपनी मीटिंग में उस आइस माउंटेन फीमेल सीईओ ने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि मुझे 3000 मील दूर वाली ब्रांच ऑफिस में ट्रांसफर किया जा रहा है। और रीजन क्या किया? रोज रोज तुम्हारा ये चेहरा देखकर मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैंने शांति से अपना सामान पैक किया और उसी दिन दूर के इलाके की ट्रेन टिकट बुक कर ली। लेकिन अभी 3 दिन भी नहीं बीते थे कि वो सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम एक बार भी झुक नहीं सकते? लिंजो, स्टेज से एक परसीली आवाज आई, जैसे बर्फ की बनी कोई तेज धार वाली नाइफ सीधे आकर मीटिंग हॉल में बैठे हर इंसान के कानों में चुभ गई हो। मैं उस वक्त अपना सिर झुकाए अपने फोन पर अपने 5% ग्रुप चैट में दोस्तों के साथ पूरी मस्ती में बात कर रहा था कि आज रात की बारबेक्यू पार्टी ओल्ड वांग के यहाँ होगी या ओल्ड ली के यहाँ। मैंने अभी ग्रुप में टाइप ही किया था, ओल्ड ली के यहाँ स्क्यूअर्स पर बाय 10 गेट 1। जांग वे ने तुरंत काउंटर किया, रहने दे भाई, उसके यहाँ स्क्यूअर्स बहुत छोटे होते हैं, मैं नहीं जा रहा। मैंने अपना मुंह बनाया और रिप्लाई किया, छोटा बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि फ्री मिल रहा है। जब मैं इस डिबेट को फ्री की चीजों की खुशी तुम नहीं समझ सकते वाले मैसेज से खत्म करने ही वाला था, तभी अचानक मेरा नाम हमारी कंपनी की उस कोल्ड ब्लडेड फीमेल सीईओ चिंजू ने चिल्लाकर पुकारा। मैं बिल्कुल ब्लैंक होकर अपना सिर उठाया। पूरे मीटिंग रूम में सैकड़ों लोग बैठे थे, पर एकदम सन्नाटा छा गया। सब लोगों की आंखें एक झटके में सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। वो फीलिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसे एनिमल वर्ल्ड में झाड़ियों के पीछे आराम से मजे कर रहा कोई छोटा जानवर अचानक शेरों के झुंड के बीच घिर गया हो। मैंने फ्रंट रो में बैठे मार्केटिंग डायरेक्टर की आंखों में वो मजे लेने वाली चमक देखी। अपने पास बैठी एचआर डिपार्टमेंट की लड़की की आंखों में सिंपैथी और गॉसिप वाला लुक देखा, और सामने बैठे आरएनडी डिपार्टमेंट के सीनियर का ब्रदर अपना ख्याल रखना वाला एक्सप्रेशन भी देख लिया। स्टेज पर किंजू एक हाई एंड कस्टम ब्लैक सूट पहने खड़ी थी। उसके लंबे बाल पीछे बंधे थे, मेकअप एकदम परफेक्ट और आंखें बेहद शार्प थीं। वो सच में वैसी लेजेंडरी औरत थी जिसके सामने अगर मीटिंग में 1 सेकंड के लिए भी ध्यान भटका तो वो अपनी आंखों से ही तुम्हें जान से मार दे। इस वक्त वो माइक हाथ में लिए मुझे ऊपर से नीचे देख रही थी। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो किसी कचरे के ढेर को देख रही हो जिसे तुरंत ठिकाने लगाना हो। लिंजू, प्लानिंग डिपार्टमेंट, सीनियर प्लानर। वो थोड़ी देर के लिए रुकी। उसकी आवाज तेज नहीं थी पर पूरे हॉल में गूंज गई। कल से तुम्हारा ट्रांसफर मोचंग ब्रांच ऑफिस में रीजनल मैनेजर के पोस्ट पर किया जाता है। ये सुनते ही पूरे मीटिंग हॉल में सबने एक साथ अपनी सांसें रोक लीं। हर तरफ से ऐसे शॉक होने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई सराउंड साउंड सिस्टम चल रहा हो। मोचेंग, वो भला कैसी जगह है? वो मैप पर एक ऐसा छोटा सा डॉट है जिसे देखने के लिए तुम्हें उसे 20 गुना जूम करना पड़ेगा। हमारे हेडक्वार्टर से उसकी स्ट्रेट डिस्टेंस पूरे 3200 किलोमीटर्स है। ऐसी कहानियां हैं कि वहां साल में सिर्फ 2 बार हवा चलती है, लेकिन एक बार जब चलती है तो 6 महीने तक चलती रहती है। और हमारी कंपनी की वो तथाकथित मोचेंग ब्रांच, सुना है वो बस एक किराए का 2 BHK अपार्टमेंट है जहां सिर्फ एक परमानेंट एम्प्लॉय रहता है, जिसका मेन बिजनेस सिर्फ हेडक्वार्टर्स के पार्सल रिसीव करना है। ये कोई ट्रांसफर नहीं है, ये तो सीधे काला पानी की सजा है। इतिहास की सबसे खतरनाक जेल में कैदी बनना भी इससे ज्यादा बेहतर लगता। अब सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मेरे रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। अगर नॉर्मल स्क्रिप्ट के हिसाब से देखा, मुझे वहीं खड़े होकर सवाल करना चाहिए था, फिर रोते हुए अपनी कहानी सुनानी चाहिए थी, या गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर दरवाजा पटकते हुए बाहर निकल जाना चाहिए था, ताकि पीछे एक महान क्रांतिकारी की कहानी बच जाए। मेरे पास बैठे कलीग ने तो अपनी कोहनी से मुझे मारना भी शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में पूरा ड्रामा था। जो भाई, जल्दी जल्दी कुछ बोलो, तुम इसे ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखें झपकाईं और इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में बिठाया। मोचेंग जाना है ना? मैंने शांति से अपना फोन निकाला, टिकट बुकिंग ऐप ओपन किया और आज रात की मोचेंग की ट्रेन टिकट्स चेक की। अभी भी 3 स्लीपर टिकट्स खाली थीं। चलो बढ़िया है, टाइम पर पहुंच जाऊंगा। और फिर उस हॉल में मौजूद सैकड़ा लोगों की आंखों के सामने मैं धीरे से खड़ा हो गया। चिंजुए के होठों पर एक बहुत हल्की सी स्माइल आई। उसे पूरा भरोसा था कि मैं अब टूटने वाला हूं। मैंने अपना गला साफ किया, उसकी आंखों में आंखें डाली और बेहद सीरियस होकर एक सवाल पूछा। चिन मैम, मुझे बस इतना जानना था कि मोचिंग जाने का ट्रैवल अलाउंस एक्चुअल बिल पे रीइंबर्स होगा या फिर कोई फिक्स्ड अलाउंस मिलेगा? चिंजुए के चेहरे के एक्सप्रेशन वहीं जम गए। पूरे मीटिंग हॉल की हवा भी जैसे फ्रीज हो गई। वहां बैठे हर एक इंसान का जबड़ा जैसे किसी कमान पर एक साथ नीचे गिर गया हो। मैंने देखा कि फ्रंट रो में बैठे डायरेक्टर के हाथ से उनका थर्मस जमीन पर गिर गया और चाय पूरी फैल गई। मेरे पास बैठी उस लड़की ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
मैंने देखा कि स्टेज पर खड़ी किंजू के उस हमेशा शांत रहने वाले बर्फीले चेहरे पर एक बड़ी सी दरार आ चुकी थी। माइक को पकड़ने वाली उसकी उंगलियां गुस्से के मारे सफ़ेद पड़ रही थीं। पूरे 5 सेकंड्स के बाद उसने अपने दांतों को भींचते हुए किसी तरह शब्द निकाले, एक्चुअल बिल्स पर रीइम्बर्स होगा। मैंने एकदम आराम से अपना सिर हिलाया। ठीक है, थैंक यू किन मैम। इतना कहकर मैं सबके हैरान चेहरों के बीच वापस बैठ गया। बैठते ही मैंने तुरंत अपने ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप किया, ब्रदर्स, आज रात का बीबीक्यू कैंसिल। कंपनी मुझे बिजनेस ट्रिप पर मॉचिंग भेज रही है। अगली बार सबको असली नॉर्थ वेस्ट के बड़े स्क्यूअर्स खिलाऊंगा। ग्रुप में 3 सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर जांगवे ने गालियों की बौछार कर दी और लीसी ने पूछा, अबे साले, तुम ऑफिस में मक्के मारते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया क्या? वैंग वू तो और भी जबरदस्त सदमे में था। WTF? भाई सीरियसली, तुझे सीधा काला पानी भेज रहे हैं? तूने ऐसा क्या कर दिया? चिन मैम का पर्सनल कंप्यूटर चेक कर रहा था क्या? मैंने बड़े आराम से रिप्लाई किया, ज्यादा सवाल मत करो, बस इतना समझो कि तुम्हारा भाई कंपनी का बिजनेस बढ़ाने जा रहा है। मैंने अपना फोन जेब में रखा, सिर उठाया तो देखा कि चिंजुए अभी भी मुझे ही घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खिचड़ी पकी थी, गुस्सा, हैरानी और एक अनजाना सा खालीपन। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ऐसा रिएक्शन होगा। उसे लगा था कि मैं रोऊंगा, भीख मांगूंगा या माफी की गुहार लगाऊंगा। लेकिन अफसोस, मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़े सपने नहीं हैं। मेरा लाइफ मोटो बहुत सिंपल है, जब तक पैसा मिलेगा सब कुछ चलेगा। ट्रांसफर बिल्कुल, जब तक सैलरी टाइम पर आएगी, इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा होगा और ट्रैवल एक्सपेंसेस रीएम्बर्स होंगे, तब तक मोचिंग तो क्या, अगर तुम मुझे मून पर भी नई ब्रांच खोलने भेजोगे ना, तो मैं बस इतना पूछूंगा कि 3 वक्त का खाना फ्री मिलेगा या नहीं। इसके बाद की मीटिंग एक बहुत ही अजीब माहौल में आगे बढ़ी। चिनजुए का अगला स्पीच साफ तौर पर बिगड़ा हुआ था। वो कई बार अपनी लाइंस भूलते भूलते बची और स्टेज के नीचे बैठे लोग, भाई कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। सबका ध्यान बस बार बार मेरी तरफ जा रहा था। मैं पूरे हॉल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था, एक चलता फिरता अनसुलझा रहस्य। आखिरकार मीटिंग खत्म हुई। चिनजुए अपना बर्फीला चेहरा लेकर अपनी हाई हील्स खटखटाते हुए बाहर निकल गईं। सारे कलीग्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। जो भाई, सब ठीक है ना? लिंजो, किन मैम ने तुम्हें बलि का बकरा बनाया है ताकि दूसरों को डरा सके। तुमने ऐसा क्या किया था यार? हाँ भाई, ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। मोचेंग जैसी जगह जहां चिड़िया भी पैर ना रखे। मैंने अपने सबसे पास खड़े लड़के के कंधे पर हाथ रखा और बड़े गंभीर होकर बोला, तुम लोग नहीं समझोगे, ये कंपनी का मेरे टैलेंट पर भरोसा है। जब तक छोटे रहो, खुद को संभालो, बड़े बनो तो दुनिया बदलो। इस हेडक्वार्टर्स में अब मेरे महा टैलेंट के लिए कोई जगह नहीं बची है। मुझे एक बड़े आसमान की तलाश है। सबके चेहरों पर तरह तरह के एक्सप्रेशंस देखकर मैं और कुछ नहीं बोला, सीधे अपने डेस्क पर आ गया। मेरी डेस्क पर ज्यादा सामान नहीं था। एक वाटर बॉटल, एक और अपनी उन बिखरी हुई प्लानिंग फाइल्स को आराम से उसमें भरने लगा। थोड़ी ही देर में HR मैनेजर एक डॉक्यूमेंट लेकर मेरे पास आया। उसका चेहरा शर्मिंदगी और सिंपैथी से भरा था। लिंजो, ये तुम्हारा ट्रांसफर लेटर है, एक बार देख लो और सब ठीक हो तो साइन कर दो। और हाँ, हैंडओवर की फॉर्मेलिटी आज ही खत्म करनी होगी। किन मैम का ऑर्डर है कि ये काम जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। मैंने वो डॉक्यूमेंट लिया और बिना पढ़े सीधे नीचे अपना बड़ा सा साइन ठोक दिया। मैंने एकदम टशन में कहा, नो प्रॉब्लम मैम, सब चकाचक है। मेरा वो एटीट्यूड ऐसा था जैसे मैं किसी जेल की सजा के कागज पर नहीं बल्कि किसी $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहा हूं। HR मैनेजर की आंखें एक बार फिर फटी की फटी रह गईं। वो साइन लेटर को लेकर हर 2 कदम पर पीछे मुड़कर देखते हुए चला गया। उसकी पीठ देखकर ही लग रहा था कि उसे अपनी जिंदगी पर शक होने लगा है। मुझे पूरी फॉर्मेलिटी खत्म करने में सिर्फ 1 घंटा लगा। जब मैं अपना वो सामान का बॉक्स उठाए उस ऑफिस से बाहर निकलने लगा जहां मैंने अपने जीवन के 3 साल दिए थे, तो बहुत से लोग मुझे विदा करने आए। जो भाई, वहां पहुंचकर कांटेक्ट में रहना, अपना ख्याल रखना भाई, वहां की स्पेशलिटीज भेजना मत भूलना। जो भाई, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे इस कैक्टस को मैं मरने नहीं दूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए सबको अलविदा कहा। कंपनी के मेन एंट्रेंस पर पहुंचकर मैंने अपने कदम रोके। आसमान छूती उस ऑफिस बिल्डिंग को आखिरी बार देखा, फिर अपना फोन निकाला, कंपनी लोगों की एक बढ़िया सी फोटो खींची और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। दुनिया बहुत बड़ी है और मुझे इसे देखना है। गुड बाय एवरीवन, मोचिंग, मैं आ रहा हूं। पोस्ट होते ही कमेंट्स की बौछार हो गई। सांगवी ने लिखा, भाई तू सच में असली मर्द है। लीसी बोला, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है,
वापस आकर इस चिंचू का घमंड तोड़ना। एचआर डिपार्टमेंट की उस लड़की ने एक रोने वाला इमोजी भेजा और लिखा, जो भाई हैप्पी जर्नी। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उस पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स का आंकड़ा 100 के पार चला गया। मैंने बड़े सुकून से अपना फोन वापस जेब में रखा, एक स्टाइलिश टर्न लिया और मजे से मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ गया। किसी को नहीं पता था कि मुड़ते ही मेरे चेहरे पर एक जबरदस्त शैतानी स्माइल आ चुकी थी। मोचेंग में रीजनल मैनेजर की पोस्ट, सैलरी में कोई कटौती नहीं और डेजिग्नेशन भी आधा लेवल ऊपर। माना कि जगह थोड़ी दूर है, पर वहां कोई बॉस सिर पर नहीं होगा। ना तो रोज रोज चिंजू का वो मनहूस चेहरा देखना पड़ेगा, ना फालतू की एंडलेस मीटिंग्स होंगी और ना ही ऑफिस पॉलिटिक्स का कोई स्ट्रेस। ये कोई सजा नहीं है सालो, ये तो मेरा अर्ली रिटायरमेंट है। मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी आने वाली मस्त लाइफ दिखने लगी थी। रोज सुबह आराम से नींद खुलेगी, टहलते हुए ब्रांच ऑफिस जाकर पंच इन करूंगा, फिर रास्ते में बेस्ट बीबीक्यू की दुकान ढूंढूंगा, दोपहर को वापस आकर अपने पर्सनल ऐप का कोड लिखूंगा और रात को फिर दबा कर खाऊंगा। एकदम जन्नत वाली लाइफ। चिंजू, ओए चिंजू, तुम्हें लग रहा था कि तुम कोई मास्टरमाइंड गेम खेल रही हो और मुझे वहां भेजकर तड़पाओगी, पर तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा भाई पहले से ही बादलों के पार बैठा है। तुम्हारी ये चाल मेरे लिए कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक वरदान है। मुझे तो उस पर तरस और प्यार आ रहा था। मैं गाना गुनगुनाते हुए मोचिंग की ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन की वो छुक छुक आवाज़ मेरे कानों में दुनिया की सबसे बेस्ट म्यूजिक की तरह गूंज रही थी। जिस दिन मैंने कंपनी छोड़ी, उसी दिन ऑफिस के एनोनिमस ऑनलाइन फोरम पर भूचाल आ गया। एक थ्रेड ट्रेंड कर रहा था जिसका टाइटल था, टुडेज बिग गॉसिप। प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिन भाई को सीईओ ने शक्ल पसंद ना आने पर 3000 मील दूर फेंक दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर उस पर हजारों कमेंट्स आ चुके थे। ये सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे भाई झांगवे ने मुझे भेजे थे। मैं ट्रेन के कंपार्टमेंट में आराम से बैठा इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए मजे से वो कमेंट्स पढ़ रहा था। थ्रेड पोस्ट करने वाले ने लिखा था, गाइज कोई मुझे बताएगा कि ये क्या बकवास है। आज दोपहर की कंपनी मीटिंग में चिन मैम ने सबके सामने अनाउंस किया कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिन जू को मोचिंग ब्रांच भेजा जा रहा है, और वजह क्योंकि वो उसकी शक्ल से बोर हो चुकी हैं। ये कौन सा रोमांटिक ड्रामा रियल लाइफ में चल रहा है भाई। उस वक्त लिंजू का एक्सप्रेशन एकदम अल्टीमेट था। तुरंत किसी ने रिप्लाई किया, मैं वहीं मौजूद था यार। जब लिंजू खड़ा हुआ तो मुझे लगा वो बवाल करेगा, पर साले ने पूछा कि ट्रैवल एक्सपेंसेस मिलेंगे या नहीं। मेरा तो पैर छूने का मन कर गया। क्या लेजेंड बंदा है यार। तीसरे नंबर वाले ने लिखा, मैं भी वहीं था। किन मैम का चेहरा देखने लायक था, एकदम उतर गया था। पहली बार उन्हें किसी ने धोया है, बहुत मजा आया। इसके बाद लोग अंदर की बातें गैस करने लगे। कोई सीक्रेट इन्फो है क्या? लिंजो ने ऐसा व्हाट डिड ही डू कि बॉस भड़क गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने प्रपोज किया और रिजेक्ट होने के बाद बदला ले रही है? तुरंत किसी दूसरे ने लिखा, अबे ओए कुछ भी मत फैला। मैंने सुना है कि लिंजो को काम के वक्त मक्के मारते हुए किन मैम ने कई बार पकड़ा था। वो उसे फायर करना चाहती थी, पर पता चला कि साले का परफॉर्मेंस पूरे डिपार्टमेंट में हमेशा रैंक 1 रहता है। उसे निकाल नहीं सकती थी, इसलिए दूर फेंक दिया। इस रिप्लाई ने जैसे सच बाहर ला दिया और सब सहमत हो गए। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि लिंजो एकदम लेजेंड है। वो अपनी 30% जॉब बस 70% बस हवा में उड़ाता है और बाकी पूरा काम अपने टैलेंट के दम पर करता है। वो अकेला जितना काम करता है उतना हमारी पूरी टीम मिलकर नहीं कर पाती। तो क्या ये एक जीनियस की समस्या है? तुम इतने जबरदस्त हो कि बॉस तुम्हें निकालने का कोई रीजन ही नहीं ढूंढ पा रही। मुझे तो इस बात की टेंशन है कि लिंजो के जाने के बाद उन पागल क्लाइंट्स को कौन संभालेगा। पिछले महीने उस क्लाइंट को जो कलरफुल ब्लैक मांग रहा था, लिंजो ने अपने एक सिंगल प्रोजेक्ट प्रपोजल से चुप करवा दिया था। प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग अब रोने लगे थे। ओ भाई, जो भाई चले गए, हमारे अच्छे दिन खत्म। अब तो ये क्लाइंट्स हमें नोच नोच कर खा जाएंगे। ये बहस बहुत तेज चल रही थी। तभी 1000वें कमेंट के बाद किसी ने लेटेस्ट अपडेट दी। लेटेस्ट न्यूज भाइयों, लिंजो अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करके निकल चुका है। उसने पोस्ट किया है कि दुनिया बहुत बड़ी है और वो घूमने जा रहा है। वो पहले ही मोचिंग की ट्रेन पकड़ चुका है। बंदे का एटीट्यूड सच में नेक्स्ट लेवल है। इन कमेंट्स को पढ़कर मैं इतना हंसा कि मेरे मुंह से नूडल्स का सूप बाहर आते आते बचा। खासकर वो प्यार का बदला वाली बात। क्या घटिया सोच है यार। मेरा और चिंजो का क्या मजाक है। वो मेरी बॉस है और मैं उसका नौकर। हमारे बीच सबसे क्लोज इंटरैक्शन बस इतना होता है कि वो मुझे ऊपर से नीचे तक एक कातिल लुक देती है और अपनी नाक सिकोड़कर चली जाती है। हम दोनों के वाइब्स पानी और आग की तरह है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कभी मिल ही नहीं सकते। मैंने जैंगवे के भेजे वो स्क्रीनशॉट सेव कर लिए ताकि बाद में टाइम पास कर सकूं। ट्रेन पूरे 30 घंटे तक चलती रही।
और आखिरकार मैं उस सपनों के शहर मोचिंग पहुंच गया। ट्रेन से उतरते ही धूल और मिट्टी से भरी गर्म हवा सीधे मेरे चेहरे पर आकर लगी, जिसमें हल्की सी बारबेक्यू की खुशबू भी थी। स्टेशन बहुत छोटा था, एक नज़र में पूरा दिख जाता था। एग्जिट गेट पर कुछ लोग बोर्ड हाथ में लिए खड़े थे। मैंने अपनी आंखें घुमाई और मुझे एक बोर्ड दिखा जिस पर अजीब सी हैंडराइटिंग में लिखा था, मैनेजर लिन का हार्दिक स्वागत है। बोर्ड पकड़ने वाला बंदा कोई 50 साल का अंकल लग रहा था। सिर पर हल्के बाल, एक पुरानी धोई हुई फेडेड टी शर्ट और पैरों में साधारण जूते। चेहरे पर एकदम मासूम सी स्माइल थी। मैं उसके पास गया और खुद ही बोला, हेलो, मैं लिन जाओ हूं। उन अंकल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और जोर जोर से मिलाने लगे। अरे मैनेजर साहब, आप आखिरकार आ ही गए। मैं हूँ ओल्ड ल्यू जैनगो। इस ब्रांच ऑफिस में अकेला मैं ही काम करता हूँ। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। भगवान ने मेरी सुन ली और आपको यहाँ भेज दिया। उसने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से हिलाया कि मुझे चक्कर आने लगा। मैंने तुरंत कहा, लियो अंकल प्लीज़ इतने फॉर्मल मत होइए, मुझे बस लिन बोलिए। अरे ऐसा कैसे भाई, आप हमारे बॉस हैं। ओल्ड ल्यू ने एकदम सीरियस होकर कहा और मेरे हाथ से सूटकेस ले लिया। चलिए चलिए मैनेजर साहब, गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं आपको सीधे ऑफिस ले चलता हूँ। मैं उनके पीछे पीछे स्टेशन से बाहर आया और जब उनकी उस गाड़ी को देखा तो भाई वो एक इलेक्ट्रिक रिक्शा थी जिसके पीछे मैनेजर साहब, थोड़ी मामूली गाड़ी है, बुरा मत मानिएगा, पर ये बहुत काम की चीज़ है। सामान और पैसेंजर दोनों उठा लेती है। मैं बस मंडी से आ रहा था तो सोचा आपको भी साथ लेता चलूं। चलो ठीक है, अब रिक्शा है तो रिक्शा ही सही, पैदल चलने से तो लाख गुना बेहतर है। मैंने अपना सूटकेस पीछे फेंका और खुद ओल्ड ल्यू के बगल में बैठ गया। वो रिक्शा टुक टुक करके स्टार्ट हुई और सारे ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर सांप की तरह दौड़ने लगी। मैं अपने चेहरे पर उड़ती हुई धूल को महसूस करते हुए उस शहर को देख रहा था। मोचिंग सच में बहुत छोटा था, बस 2-4 मेन रोड्स थीं, दोनों तरफ की बिल्डिंग्स बहुत छोटी और पुरानी थीं। एकदम 90s वाला वाइब था। सड़कों पर लोग भी बहुत कम थे। जिंदगी की रफ्तार बहुत स्लो थी, सब कुछ एकदम शांत था और हवा में हर वक्त सुलगते हुए बारबेक्यू की एक जबरदस्त खुशबू तैर रही थी। तभी अचानक मेरे पापी पेट ने चूहे कूदने की आवाज़ कर दी। ओल्ड ल्यू ने वो आवाज़ सुन ली और हंसते हुए बोले, मैनेजर साहब भूख लगी है ना? हमारे मोचिंग में और कुछ अच्छा हो ना हो, पर यहाँ का बारबेक्यू एकदम वर्ल्ड क्लास है। एक बार सामान रख दे, फिर आपको शहर की सबसे बेस्ट दुकान पर ले चलता हूँ। मेरी आंखों में चमक आ गई। क्या बात है, चलो, ऐसा लग रहा है कि मेरे इस रिटायरमेंट लाइफ की शुरुआत काफ़ी धांसू होने वाली है। वो रिक्शा गलियों से होती हुई आखिरकार एक बहुत पुरानी रेजिडेंशियल सोसाइटी के सामने रुकी। लीजिए मैनेजर साहब, हम पहुँच। ओल्ड ल्यू ने एक बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर की तरफ इशारा किया। मैंने ऊपर देखा तो वहां सच में एक पुराना धुंधला सा बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था XX ग्रुप मोचिंग ब्रांच ऑफिस। और मजे की बात, उस बोर्ड के ठीक बगल में किसी का रंग बिरंगा अंडरवेयर सूख रहा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओल्ड ल्यू मुझे लेकर ऊपर गए, चाबी निकाली और दरवाजा खोला। हमारी वो सो कॉल्ड कंपनी असल में बस एक पुराना 2 BHK फ्लैट था। ड्राइंग रूम को ऑफिस बना दिया गया था, जहां 2 टूटी फूटी केबल्स रखी थीं और उन पर 2 ऐसे कंप्यूटर्स थे जो शायद मुझसे भी ज्यादा बुजुर्ग थे। कोने में धूल से सने कुछ बॉक्सेस का ढेर लगा था। मैनेजर साहब बैठिए बैठिए। ओल्ड ल्यू ने बड़े उत्साह से मुझे पानी दिया। ये सामने वाला कमरा धूप वाला है, एकदम बढ़िया लाइटिंग है। आज से यही आपका पर्सनल ऑफिस है। मैं जैसे ही उस तथाकथित ऑफिस के अंदर गया, वहां एक बेड था, एक अलमारी थी और एक छोटी सी केबल थी। बस खत्म। अबे साले, ये कहाँ से ऑफिस है? ये तो सीधा सीधा एक बेडरूम है। मैंने चारों तरफ देखा और खुद को रोक नहीं पाया। लियो अंकल, हमारी इस ब्रांच ऑफिस की हालत सच में बस इतनी ही है क्या? ओल्ड लियो ने मेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखा और एक ठंडी सांस ली। अरे मैनेजर साहब, आपको असलियत नहीं पता। हमारी ये ब्रांच बस नाम की है। हेडक्वार्टर्स हर साल थोड़ा बहुत पैसा भेज देता है, जिससे बस इसका किराया और बिजली का बिल निकल जाता है। यहाँ कोई बिजनेस नहीं होता। हमारा मेन टास्क बस पार्सल संभालना है और कभी कभार हेडक्वार्टर्स के छोटे मोटे काम करना। ये तो सीधे सीधे आराम फरमाने की जगह है। भाई साहब, मजा आ गया। उस वक्त मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक रहे होंगे। ओल्ड लियो को लगा कि मैं इस कबार खाने को देखकर सदमे में चला गया हूँ, इसलिए वो तुरंत मुझे हौसला देने लगे। मैनेजर साहब, आप दिल छोटा मत कीजिए। भले ही हमारी हालत थोड़ी खराब है, पर यहाँ पूरी फ्रीडम है। कोई बॉस सिर पर नहीं बैठा। जब मन करे आओ, जब मन करे छुट्टी मारो। उन्होंने मेरे पास आकर अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा किया।
सच बताऊं तो जो पिछले मैनेजर साहब आए थे वो 1 महीने तक रोज बस मछली पकड़ने जाते थे। बाद में बोले कि यहाँ बड़ी मछली नहीं मिलती और नौकरी छोड़कर गांव भाग गए। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और बड़े सीरियस होकर बोला, लियो अंकल आप बेफिक्र रहिए, मैं इस कंपनी की तरक्की के लिए अपनी आखिरी सांस तक खून पसीना बहा दूंगा। मेरी ये थासू बातें सुनकर ओल्ड लियो के अंदर का खून उबलने लगा। उन्होंने इमोशनल होकर मेरा हाथ थाम लिया। मैनेजर साहब, मुझे पहले ही पता था कि आप बाकी सब जैसे नहीं हैं। आप बहुत बड़े इरादे लेकर आए हैं। जबकि मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरा सबसे बड़ा इरादा इस मोचिंग की हर एक बीबीक्यू की दुकान को खाली करना है। और ठीक इसी वक्त पूरे 3000 किलोमीटर दूर हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने सीईओ ऑफिस में चिंजुए अपने डेस्क के पीछे एकदम ठंडी लाश की तरह बैठी थी। पूरे ऑफिस का एटमॉस्फेयर इतना भारी था कि पानी भी बर्फ बन जाए। उसकी असिस्टेंट सेक्रेटरी वांग, आवाज ऐसी थी जैसे बर्फ की किसी गहरी खाई से निकल कर आई हो। सेक्रेटरी वांग का दिल एक झटके में जोर से धड़क उठा। वो अच्छे से जानता था कि मैडम किसकी बात कर रही हैं। किन मैम, मैनेजर लिन मॉचिंग पहुंच चुके हैं। उसका रिएक्शन क्या है? क्या उसने वापस कोई कॉल किया या कोई मैसेज भेजा? किनजू ने दिखाने की कोशिश तो की जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी आंखें उसकी घबराहट साफ बयां कर रही थीं। सेक्रेटरी वांग ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और बहुत डरते डरते जवाब दिया, नहीं, मैनेजर लिन वहां काफी अच्छे से अडैप्ट कर चुके हैं। उसकी हिम्मत नहीं हुई ये बताने की कि लिंजो ने आधे घंटे पहले ही अपनी लेटेस्ट पोस्ट डाली है, जिसमें तेल से लथपथ जबरदस्त मटन स्क्यूअर्स की फोटो थी और कैप्शन था, मॉचिंग का पहला खाना, पैसा वसूल। नीचे ढेरों लोगों ने लाइक्स और चिंजुए का चेहरा और भी ज्यादा सर्द हो गया। उसने एक जबरदस्त आवाज के साथ अपने हाथ का पेन टेबल पर पटक दिया। बहुत बढ़िया, सच में मेरा बहुत आज्ञाकारी एम्प्लॉय है। इतनी कमाल की अडेप्टेबिलिटी है उसकी। उसने अपने दांत भींचते हुए दहाड़ लगाई। सेक्रेटरी वैंग, जी मैडम। सेक्रेटरी वैंग डर के मारे कांप उठा। मेरे लिए कल सुबह की मॉचिंग की सबसे पहली फ्लाइट की टिकट बुक करो। सेक्रेटरी वैंग एकदम चौंक गया। मैडम, आप मॉचिंग क्यों जा रही हैं? वहां तो कोई बिजनेस ही नहीं है। चिंजुए ने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं ऑफिशियल इंस्पेक्शन के लिए भी नहीं जा सकती? मैं भी तो देखूं वो वहां का रीजनल मैनेजर बनकर कैसे काम संभाल रहा है। सेक्रेटरी वैंग ने अपने बॉस के उस गुस्से से लाल चेहरे को देखा और दिल ही दिल में 3000 किलोमीटर दूर बैठे लिंजो के लिए दुआ मांगी। भाई, अब तुम भगवान भरोसे हो। उधर मॉचिंग में मेरी लाइफ मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा मस्त चल रही थी। हर सुबह मेरी नींद अपने आप खुलती और फिर मैं आराम से टहलते हुए ऑफिस पहुंच जाता। ओल्ड लियो तो मुझसे भी लेट आता था। वो अक्सर हाथ में ताज़ी सब्जियों का थैला लटकाए हंसते हुए मुझसे बोलता, मैनेजर साहब गुड मॉर्निंग, आज दोपहर के लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? आज मैं आपको अपने हाथ का असली जादू दिखाता हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने। हमारी ब्रांच ऑफिस का मेन बिजनेस कुरियर संभालने के अलावा बस नई नई रेसिपीज का आविष्कार करना था। ओल्ड लियो ठुपा रुस्तम और खाना बनाने का उस्ताद था, खासकर हर तरह की नूडल्स बनाने में। और मेरा काम क्या था? सिर्फ थ्योरेटिकल सपोर्ट देना और खाना टेस्ट करना। सुबह सुबह हम दोनों बस दिखावे के लिए अपने कंप्यूटर्स ऑन करते और ईमेल्स चेक करने बैठ जाते। उन सो कॉल्ड ईमेल्स में से 90% तो हेडक्वार्टर्स के फालतू एड्स होते थे, 9% दूसरे डिपार्टमेंट्स के ग्रुप नोटिफिकेशंस और बचा हुआ सिर्फ 1% काम का होता था, जिसे हमें सच में हैंडल करना पड़ता था। अक्सर वो बस किसी सप्लायर का गलत एड्रेस पर भेजा गया पार्सल होता था, जिसे हमें फॉरवर्ड करना होता था। पूरे दिन का काम हम सिर्फ 5 मिनट में निपटा देते थे और बाकी का पूरा टाइम वो होता था हमारा एकदम फ्री मक्के मारने का सुनहरी वक्त। ओल्ड लियो अपने बेडरूम में जाकर टीवी पर स्पाई सीरियल्स देखता और खुद में ही बड़बड़ाता रहता, और मैं अपने ऑफिस में बैठकर अपने पर्सनल मोयू ऐप को डेवलप करने में लगा रहता। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसमें नॉवेल्स, कॉमिक्स, मिनी गेम्स और स्टॉक मार्केट ट्रैक करने जैसी कई चीजें एक साथ थी। इसका इंटरफेस बस एक क्लिक में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी कोड एडिटर जैसा दिखने लगता था। ऑफिस में टाइम पास करने के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। मैंने इसका नाम रखा था मोहू। दोपहर होते ही ओल्ड लियो किचन में बर्तन खटखटाने लगता और मैं बाहर हॉल में खुशबू के मजे लेता। खाना खाने के बाद एक मस्त दोपहर की नींद, और शाम को मैं अक्सर बाहर निकल जाता नाम के लिए मार्केट रिसर्च करने, पर असल में छिपे हुए खजाने जैसे लाजवाब बीबीक्यू स्टॉल्स की तलाश में। मोचंग छोटा था, पर यहाँ का बीबीक्यू कल्चर बहुत खतरनाक था। लगभग हर गली में धुएं से घिरे ठेले दिख जाते थे। एक हफ्ते में मैंने पूरे शहर के बीबीक्यू शॉप्स का चक्कर लगा लिया और एक मोचंग बीबीक्यू मैप तैयार कर ली, जिसमें हर दुकान की स्पेशलिटी, टेस्ट, प्राइस और यहाँ तक कि मालिक के गुस्से का पूरा डेटा था।
जैसे शहर के ईस्ट में वांग पांगजी बीबीक्यू के ग्रिल्ड टेंडेंस एकदम लाजवाब थे, पर मालिक का टेम्पर बहुत खतरनाक था। अगर तुमने ऑर्डर के लिए जल्दबाजी की तो वो सीधे गाली बक देता था। वेस्ट वाले इलाके में जेमे बीबीक्यू था, जहां की मालिकन एक सुंदर लड़की थी और उसके चिकन विंग्स बहुत स्वादिष्ट थे, पर क्वांटिटी थोड़ी कम थी। रही बात साउथ वाली दुकान की, मैं अभी उसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। एक अननोन नंबर था और लोकेशन उसी शहर की थी जहां हमारा हेडक्वार्टर्स था। मैंने कॉल रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा और फिर एक ऐसी आवाज आई जो इतनी पहचानी हुई थी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी और इतनी बर्फीली थी कि उससे ज्यादा ठंडी कोई चीज नहीं हो सकती। मैं हूं। मैं एकदम सन्न रह गया। और वो मुझे वापस बुलाने के लिए तैयार है। चिन मैम, नमस्ते नमस्ते। मैंने तुरंत अपनी आवाज को एकदम संस्कारी और रिस्पेक्टफुल बना लिया। बताइए मैडम, मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम कहाँ हो? उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी साफ महसूस हो रही थी। मैं तो ऑफिस में हूं मैडम, मैंने बिना पलक झपकाए और बिना शर्माए झूठ बोल दिया। अच्छा, ऐसा है क्या? उसने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। तो फिर दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलूं? मैं एकदम हैरान होकर गेट की तरफ बढ़ा और जैसे ही पीपहोल से बाहर झांका, भाई साहब, मेरे शरीर का खून वहीं जम गया। बाहर खुद महादेवी चिन चुए खड़ी थीं। वो एक स्टाइलिश बेज ट्रेंच कोट और सनग्लासेस पहने हुए थीं और उसके ठीक पीछे सेक्रेटरी वैंग एकदम थका हारा सा मूलिए खड़ा था। अभी दोपहर के ठीक 3 बज रहे हैं, यानी वर्किंग आवर्स का पीक टाइम, और मैं यहाँ शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप्स पहने, बदन से पूरी बारबेक्यू की खुशबू उड़ाए अभी अभी बाहर से रिसर्च करके लौटा हूँ। अगर उसने मुझे इस हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया तो मेरा ये रीजनल मैनेजर का पद तो गया समझो। मैनेजर लिन, बहरे हो गए हो क्या? दरवाजा खोलो। किनजोए की आवाज में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ मुंह करके चिल्लाया, कौन है भाई? कोई सेल्समैन है क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए, आगे बढ़ो। बाहर खड़ी किनजोए का मुंह इस जवाब से जैसे बंद ही हो गया। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। सेक्रेटरी वांग भी बिल्कुल हैरान था कि अब क्या करे। मुझे बाहर से उसकी फुसफुसाहट सुनाई दी। किन मैम, ऐसा लगता है मैनेजर। और वो बोली, लिन जाओ, मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तुमने अब भी दरवाजा नहीं खोला तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहां से दफा हो जाओ। अब नाटक बंद करने का वक्त आ चुका था। मैंने पलक झपकते ही अपने ऑफिस की तरफ दौड़ लगाई। सिर्फ 3 सेकंड्स में शर्ट एंड ट्राउजर्स पहने, शीशे के सामने बाल ठीक किए, मुंह में 2 बार माउथ फ्रेशनर मारा और फिर चेहरे पर ऐसा सीरियस एक्सप्रेशन लाया जैसे मैं सुबह से पागलों की तरह काम कर रहा हूं। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। अरे बाप रे, किन मैम, सेक्रेटरी वैंग, आप दोनों यहाँ? आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? मेरे चेहरे पर इतनी जबरदस्त खुशी और हैरानी वाली स्माइल थी जैसे मुझे सच में अभी पता चला हो। आइए आइए, अंदर आइए मैडम। किनजुए ने अपने सनग्लासेस उतारे और अपनी जांच करने वाली तीखे नजरों से मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर वो कदम बढ़ाकर ऑफिस के अंदर आ गई। जब उसने अंदर का पूरा नजारा देखा तो उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए, खासकर जब उसकी नज़र कोने में धूल से सने बॉक्सेस के ढेर पर पड़ी और बालकनी पर हवा में उड़ते हुए उस रंग बिरंगे अंडरवेयर पर गई तो उसका चेहरा देखने लायक था। पीछे आ रहा सेक्रेटरी वैंग उस कबाड़ जैसे ऑफिस एनवायरनमेंट को देखकर अपने होठों को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। क्या यही हमारी ब्रांच ऑफिस है? चिंजुए की आवाज़ में साफ हैरानी और गुस्सा था। जी हाँ मैडम, मैंने पूरे जोश के साथ इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। किन मैम, देखिए, भले ही जगह छोटी है पर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। ये हमारा वर्किंग एरिया है, वो हमारा पैंट्री सेक्शन है और अंदर हमारा रेस्टरूम है। क्यों मैडम, एकदम घर जैसी वार्मथ महसूस हो रही है ना? चिंजुए का चेहरा अब कोयले की तरह काला पड़ चुका था। तभी अंदर के कमरे का दरवाजा खुला और ओल्ड लियू अपनी सोई हुई आंखों के साथ बाहर आ गया। वो अभी अभी अपनी दोपहर की नींद से उठा था। उसके बाल किसी चिड़िया के घोंसले जैसे बिखरे थे और बदन पर एक साधारण सी बनियान थी। चिंजुए को सामने देखकर वो थोड़ा ठिठका, अपनी आंखें मली और जमाही लेते हुए बोला, अरे मेहमान आए हैं क्या? शाओलिन तुम्हारी दोस्त है। भाई साहब, ये सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। शाओलिन? अबे साले, मैं यहाँ का मैनेजर लिन हूँ। मैंने तुरंत उसे आंखें दिखाकर इशारा किया। लियू अंकल, हे, ये हमारे हेडक्वार्टर्स से चिन मैम हैं जो यहाँ ऑफिशियल इंस्पेक्शन के लिए आई हैं। ओल्ड लियू ने एक लंबा ओह किया। आखिरकार उसे पूरी कहानी समझ आ गई। उसने तुरंत खुद को सीधा किया और अपने गायब कॉलर को ठीक करने का नाटक करते हुए चिंजुए की तरफ देखकर एक मासूम सी स्माइल दी। अरे चिन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आप तो असलियत में फोटो से भी ज्यादा सुंदर दिखती हैं।
ये सुनते ही चिंजुए के चेहरे का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। आखिर तारीफ किसे पसंद नहीं होती। चिन मैम प्लीज बैठिए, पानी पीजिए। ओल्ड लियो ने बड़े उत्साह से उसे इकलौती ऐसी चेयर पर बैठाया जो थोड़ी मजबूत लग रही थी और खुद हड़बड़ी में पानी लेने भागा। चिंजुए बैठ गई। उसने एक बार फिर चारों तरफ देखा और उसकी आंखें सीधे मुझ पर आकर रुक गईं। मैनेजर लिन, तुम्हें यहाँ आए 1 हफ्ता हो चुका है, कैसा महसूस हो रहा है? लो भाई, आ गया असली सवाल। मैं अच्छे से जानता था कि वो मेरे मुंह से दुख भरी कहानी सुनना चाहती है ताकि मैं रोऊं, शिकायत करूं और उससे भीख मांगूं कि मुझे वापस बुला लो। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी, अपनी पीठ सीधी की और एकदम कड़क आवाज में जवाब दिया, रिपोर्टिंग टू किन मैम, सब कुछ एकदम फैंटास्टिक है। हेडक्वार्टर्स के सपोर्ट और आपकी लीडरशिप में और हमारे लियो अंकल की मदद से मैंने यहाँ के काम और माहौल को बहुत जल्दी अडाप्ट कर लिया है। मुझे साफ दिख रहा है कि मोचैंग मौकों से भरी एक उपजाऊ जमीन है। भले ही हमारी ब्रांच अभी छोटी है, पर इसका पोटेंशियल लिमिटलेस है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी लीडरशिप में ये मोचैंग ब्रांच सफलता के नए आसमान छुएगी। मेरी ये बातें इतनी दमदार और जोश से भरी थी कि पास खड़ा ओल्ड लियो भी गर्व से अपना सिर हिलाने लगा। वो मुझे किसी हीरो की तरह देख रहा था। किनजॉय के पीछे खड़ा सेक्रेटरी वांग अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके कंधे बुरी तरह हिल रहे थे और खुद किनजॉय, वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं किसी दूसरे प्लैनेट से आया कोई एलियन हूं। वो काफी देर तक चुप रही, इतनी देर कि मुझे लगा वो यहीं ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन आखिरकार उसने अपने दांतों को भींचते हुए बस एक लाइन कही, अच्छा तो फिर मैं भी देखना चाहूंगी। वो खड़ी हुई और उसकी कड़क आवाज में कोई ना सुनने की गुंजाइश नहीं थी। चलो मुझे अपनी लोकल मार्केट का राउंड लगवाओ। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मार्केट? लेकिन मेरे चेहरे पर अभी भी वही प्रोफेशनल स्माइल सजी हुई थी। बिल्कुल चिन मैम, चलिए प्लीज। और इसके बाद का जो सीन था वो बेहद फिल्मी था। मैं बाकायदा सूट बूट पहने हमारी $1 बिलियन फीमेल सीईओ और उसके एलीट असिस्टेंट को मॉचिंग की धूल से भरी सड़कों पर घुमा रहा था। चिन मैम देखिए, ये हमारे मॉचिंग की मेन रोड है, जीफैंग रोड। इस रास्ते ने यहाँ का पूरा इतिहास बदलते देखा है। मैं एकदम सीरियस होकर बकवास किए जा रहा था। चिंजुए अपने 5 अंकों की कीमत वाली हाई हील्स के साथ उस टूटी फूटी सड़क पर चल रही थी और उसका मूड लगातार खराब हो रहा था। रास्ते में चलने वाले लोग हमें मुड़-मुड़ कर घूर रहे थे। एक जबरदस्त एटीट्यूड वाली खूबसूरत आइस ब्यूटी अपने 2 बॉडीगार्ड जैसे आदमियों के साथ सड़क पर टहल रही थी। ये नज़ारा वाकई ध्यान खींचने वाला था। मैनेजर लिन, चिंजुए अचानक रुक गए और उसने थोड़ी दूर पर धुएं से घिरे एक ठेले की तरफ इशारा किया। वो क्या है? मैंने उस तरफ देखा। वो वांग पांगजी बारबेक्यू की दुकान थी जहां मैं कल रात ही गया था। मेरे दिमाग की बत्ती जली। चिन मैम, वो हमारे मोचन का सबसे एक्टिव मार्केट है, हमारी नाइट इकोनॉमी का एक छोटा सा नमूना, और ये मेरी रीसेंट फोकस रिसर्च का मेन प्रोजेक्ट भी है। चिंजुए ने अपनी भौहें चढ़ाईं। एक बारबेक्यू का ठेला? बिल्कुल नहीं मैडम, मैंने बड़े गंभीर होकर उसे करेक्ट किया। यान हुआ कि यानी फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री का ग्राउंड लेवल मार्केट में एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये आम जनता की असली डिमांड और कंजम्पशन पोटेंशियल को दिखाता है। मैडम आप सोचिए, एक छोटा सा बारबेक्यू स्टॉल सिर्फ एक रात में हजारों का बिजनेस कर लेता है। अगर हमारी कंपनी इस बिजनेस ट्रैक में एंट्री कर ले और मोचिंग के सैकड़ों बारबेक्यू स्टॉल्स को मिलाकर एक सिंगल सप्लाई चेन और ब्रांड बना दे तो ये सीधे करोड़ों का मार्केट बन जाएगा। मैं जैसे जैसे बोल रहा था मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था, जैसे मैंने खुद को नैस्डैक में बेल बजाते हुए देख लिया हो। चिंजुए मेरी इस बकवास लॉजिक को सुनकर पूरी तरह सन्न रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। सेक्रेटरी वांग अपनी हंसी छुपाने के लिए पीछे मुड़ गया। उसके कंधे पूरी तरह कांप रहे थे। चिंजुए ने पूरे 10 सेकंड्स तक मुझे घूरा और फिर बर्फीले अंदाज में बोली, ठीक है, जब तुम इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो तो जाओ और दबा कर खाओ। खाने के बाद कल सुबह तक मुझे मोचिंग के बारबेक्यू इंडस्ट्री और हमारी कंपनी के बिजनेस इंटीग्रेशन पर एक 3000 वर्ड्स की फीजिबिलिटी रिपोर्ट चाहिए। मैं वहीं ढेर हो गया। क्या? मुझे लगा था वो बस गुस्से में मजाक कर रही है। पर भाई साहब, वो तो एकदम सीरियस थी। उसी रात वो और सेक्रेटरी वांग मोचेंग के इकलौते 4 स्टार होटल में लुक गए। फिर सेक्रेटरी वांग ने मुझे होटल का एड्रेस भेजा और साथ में एक मैसेज लिखा। चिन मैम का कहना है कि रिपोर्ट कल सुबह ठीक 8 बजे से पहले उनके रूम में पहुंच जानी चाहिए। मैं अपने फोन को देखकर गहरे सोच में डूब गया। 3000 वर्ड्स की बीबीक्यू रिपोर्ट, ये तो सीधे सीधे मेरी जान लेने का प्लान है। मैं ठहरा प्लानिंग का बंदा, मुझसे कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखवा लो तो मैं एक्सपर्ट हूँ, पर इस बीबीक्यू रिपोर्ट में बहुत स्वादिष्ट, मजा आ गया और 10 क्योर्स और लाओ के अलावा मुझे और लिखना ही क्या आता है। लेकिन बॉस का हुक्म तो पत्थर की लकीर है।
उसकी बात टाली तो सीधा करियर खत्म। अगर रिपोर्ट तैयार नहीं हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने एक ठंडी सांस ली, अपनी किस्मत को स्वीकार किया और लैपटॉप ओपन कर लिया। अरे एक रिपोर्ट ही तो है ना। मैं लिन जाओ प्रपोजल लिखने के मामले में आज तक किसी से नहीं हारा। मैंने पहले इंटरनेट पर फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री एनालिसिस रिपोर्ट सर्च की, दर्जनों टेम्पलेट्स डाउनलोड किए और फिर पिछले कुछ दिनों के अपने पर्सनल टेस्ट वाले डेटा को मिलाकर पूरी रफ्तार से लिखना शुरू कर दिया। इंट्रोडक्शन, मोचेंग बारबेक्यू इंडस्ट्री के हालात और चुनौतियां। चैप्टर 1, मार्केट साइज और ग्रोथ पोटेंशियल का एनालिसिस, जिसमें मैंने पॉपुलेशन कंजम्पशन और नाइट इकोनॉमी पॉलिसीज के दम पर इस मार्केट के सुनहरे भविष्य को साबित किया। चैप्टर 2, मेन कंपेटिटर्स का एनालिसिस, और लाओमा बीबीक्यू का एग्जाम्पल देकर उनके बिजनेस मॉडल, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। चैप्टर 3, हमारी कंपनी के इस बीबीक्यू ट्रैक में उतरने का स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड बैकिंग और तगड़ा पैसा, वीकनेसेस, फूड इंडस्ट्री का अनुभव ना होना, अपॉर्चुनिटीज, बिखरा हुआ मार्केट और किसी बड़े ब्रांड की कमी, थ्रेट्स, लोकल टेस्ट बैरियर्स और फूड सेफ्टी रिस्क्स। चैप्टर 4, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पाथ, एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, एक टॉप लोकल बीबीक्यू शॉप को खरीदकर पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू करना। स्टेप 2, सेंट्रल किचन और कोल्ड चेन डिलीवरी सिस्टम सेट करके स्टैंडर्डाइजेशन लाना। स्टेप 3, मोशांग चिंग्यान नाम का एक हाई एंड बीबीक्यू ब्रांड बनाना और ऑनलाइन ऑफलाइन के दम पर उसे पूरे देश में फैलाना। कंक्लूजन, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह प्रॉफिटेबल और फीजिबल है, इसलिए हेडक्वार्टर्स को तुरंत एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर काम शुरू कर देना चाहिए। मैं जैसे जैसे लिख रहा था मुझे खुद से ही प्यार हो रहा था। भाई साहब, मैं सच में एक नंबर का जीनियस हूँ। सिर्फ 1 घंटे में एक कड़क रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी। वो पूरी तरह ग्राफिक्स, डेटा और सॉलिड लॉजिक से भरी थी, जिसका टाइटल था बीबीक्यू इंडस्ट्री के जरिए नॉर्थ वेस्ट ग्राउंड लेवल मार्केट में कब्जा जमाने की स्ट्रेटेजिक फीजिबिलिटी एनालिसिस रिपोर्ट। ये पूरे 5000 वर्ड्स की थी। मैंने इसके साथ एक शानदार पीपीटी प्रेजेंटेशन भी बना दिया। अगले दिन सुबह ठीक 7:30 बजे मैं एकदम फ्रेश होकर होटल के गेट पर खड़ा था। मैंने चिंजू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा सेक्रेटरी वैंग ने खोला। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और वो पूरी तरह थका हुआ लग रहा था। मैनेजर लिन, गुड मॉर्निंग, उसने मरी हुई आवाज में कहा। गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी वैंग, रात को नींद नहीं आई क्या? सेक्रेटरी वैंग ने एक बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा और अपनी आवाज धीमे करके बोला, पूछो मत भाई, क्वीन मैम कल रात गुस्से के मारे 1 सेकंड भी नहीं सोई। वो बस पूरे कमरे में चक्कर काटती रहीं। मैं बगल वाले रूम में था। रात भर उनके हाई हील्स की टिक टिक आवाज सुनाई दे रही थी। ये सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बड़ा मजा आया। चलो सही हुआ। मैं कमरे के अंदर गया। क्वीन जुए सोफे पर बैठी कॉफी पी रही थी। देखकर साफ लग रहा था कि वो सोई नहीं है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मुझे देखते ही उसने एक ठंडी हुंकार भरी। कहाँ रिपोर्ट? ये लीजिए क्वीन मैम। मैंने बड़े सम्मान के साथ वो प्रिंटेड रिपोर्ट और पीपीटी उसके हाथों में थमा दी। उसने रिपोर्ट ली, कवर पेज पर टाइटल देखा और उसकी भौहें तुरंत ऊपर चढ़ गईं। उसने बेमन से कुछ पन्ने पलटना शुरू किया, पर धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने की स्पीड कम होती गई और उसके चेहरे के भाव बेरुखी से हैरानी और फिर एकदम गंभीरता में बदल गए। आखिरकार उसने फाइल बंद की, सिर उठाया और मुझे घूरा। उसकी आंखें किसी एडवांस मैथ प्रॉब्लम की तरह उलझी हुई थीं। ये सब तुमने अकेले सिर्फ एक रात में लिखा है? जी हाँ किन मैम, मैंने बड़े संस्कारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। असल में मेरा डेली एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए मैं मार्केट ट्रेंड्स को जल्दी पकड़ लेता हूँ। किंजुए बिल्कुल खामोश हो गई। उसने सिर झुकाकर एक बार फिर उस रिपोर्ट को देखा और फिर सिर उठाकर मुझे निहारा। वो फीलिंग बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई टीचर किसी स्टूडेंट को फंसाने का प्लान बनाए, पर वो स्टूडेंट सीधे ऐसी थीसिस लाकर दे दे जो सीधे पब्लिश हो सके। पास खड़ा सेक्रेटरी वैंग भी पूरी तरह सन्न था। उसने आगे बढ़कर जैसे ही पन्नों पर नजर मारी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैनेजर लिन, आप सच में कमाल के जादूगर हो, उसने दिल से तारीफ की। तारीफ के लिए शुक्रिया भाई। माहौल में किंजुए को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो यहाँ मेरी कमियां निकालने आई थी, पर मेरे इस काउंटर अटैक ने उसका पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया और उसे पीछे हटने का रास्ता नहीं मिला। उसने अपना गला साफ किया और अपनी इज्जत बचाने के लिए जबरदस्ती बोली, लिखा तो ठीक ठाक है, कुछ आइडियाज अच्छे हैं, पर यह बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है। तुमने कई जरूरी डिटेल्स को छोड़ दिया है। खैर, एक बेसिक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से इसे बस बैरली पास कहा जा सकता है। मैंने अपने दिमाग में एक बड़ा सा यू टर्न लिया। बैरली पास? इस रिपोर्ट को अगर बाहर किसी को बेचूं ना तो लाखों रुपए आराम से मिल जाएं, पर मेरे चेहरे पर अभी भी वही आप जो कहें वही सच है वाला एक्सप्रेशन था। आपकी गाइडेंस के लिए बहुत शुक्रिया किन मैम, मैं इस पर और गहराई से काम करूंगा। किंजॉय ने एक हूं कहा और फाइल को टेबल पर फेंकते हुए बोली, चलो, जब तुम्हें इस मोचिंग मार्केट पर इतना ज्यादा भरोसा है
तो फिर मन लगाकर काम करो। वो खड़ी हुई और वापस अपनी वही आइस माउंटेन सीईओ वाली एटीट्यूड में आ गई। मैं आज दोपहर को ही हेडक्वार्टर्स वापस जा रही हूँ। इस महीने का तुम्हारा केपीआई ये है कि इस रिपोर्ट में बताए गए तीनों बीबीक्यू शॉप्स का सारा ऑपरेशनल डेटा निकालो और महीने के एंड तक मुझे सबमिट करो। इतना कहकर वो अपनी हाई हील्स खटखटाते हुए बिना पीछे मुड़े चली गईं। सेक्रेटरी वांग ने मेरी तरफ सहानुभूति से देखा और जल्दी से उसके पीछे भागा। मैं वहीं खड़ा मेज पर रखी उस रिपोर्ट को देखकर मुस्कुराने लगा। ऑपरेशनल डेटा निकालने का मतलब है कि मुझे रोज बीबीक्यू खाना पड़ेगा? भाई साहब, ऐसी भी कोई किस्मत होती है क्या? चिंजू, ओ चिंजू, तू जब भी मुझे फंसाने का प्लान बनाती है वो मेरे लिए कोई ना कोई लॉटरी बन जाता है। ऐसा लगता है पिछले जन्म का कोई उधार चुका रही है। तो इस तरह हाँ, बिल्कुल फुस होकर खत्म हुआ। वो अभी ऑफिस से निकली ही थी कि तुरंत ओल्ड लियो का कॉल आ गया। फोन की दूसरी तरफ से उसकी बेहद घबराई हुई आवाज आई, मैनेजर साहब, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, क्या हुआ लियो अंकल, आराम से बताओ, हुआ क्या है? हेडक्वार्टर्स के फाइनेंस डिपार्टमेंट से अभी अभी एक ईमेल आया है। वो कह रहे हैं कि हमारी ब्रांच ऑफिस का इस महीने का ऑपरेशनल बजट पूरे 80% काट दिया गया है। मैं एक सेकंड के लिए दंग रह गया। बजट काट दिया? हमारी ब्रांच का पहले ही कौन सा करोड़ों का बजट था? महीने के बस कुछ 1000 रुपये मिलते थे, जिससे मुश्किल से किराया, बिजली का बिल और मेरा और ओल्ड ल्यू का अलाउंस निकलता था। अब उसमें से भी 80% काट दिया। जो बचा है उससे तो बिजली का बिल भी नहीं भरा जाएगा। बिना पूछे ही समझ आ गया कि ये पक्का चिंजवे का ही बदला है। जब वो मुझसे सामने से मुकाबला नहीं कर पाई तो पीठ पीछे ये घटिया चाल चलने लगी। ओल्ड ल्यू फोन पर ऐसे परेशान हो रहा था जैसे गरम तवे पर कोई चींटी। मैनेजर साहब, अब क्या होगा? अगले महीने का किराया देने के भी पैसे नहीं बचे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था। मैंने फोन पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लियो अंकल, टेंशन मत लो, ऊपर वाला जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। मैंने कॉल कट की और खिड़की से बाहर मोचिंग के उस नीले आसमान को देखते हुए मेरे होठों पर एक रहस्यमयी स्माइल आ गई। चिंजुए, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा दाना पानी बंद करके मुझे... चिंजू को लगा होगा कि बजट रुकते ही मैं बेबस हो जाऊंगा और रोते बिलखते उसे फोन करके माफी मांगूंगा। लेकिन अफसोस, वो मेरे बारे में एक बहुत बड़ी बात भूल गई। मैं, लिंजू, रूल्स की बाउंड्री पर रहकर गेम पलटने का उस्ताद हूं। उसी दोपहर मैंने ओल्ड ल्यू को अपने ऑफिस में बुलाया और सीधे सीधे पूछा, लियो अंकल, हमारी कंपनी के अकाउंट में अभी कुल कितने पैसे बचे हैं? ओल्ड ल्यू ने अपना अकाउंट रजिस्टर निकाला और रो उतरा चेहरा लेकर बोला, अगर पिछले महीने का प्रॉफिट मिला लें तो बस 3250 रुपये और 80 पैसे बचे हैं। मैंने एक चुटकी बजाई। 3250 रुपये? बस, बहुत है। मैंने तुरंत अपना कंप्यूटर ऑन किया और हमारी कंपनी के ऑफिशियल शॉर्ट वीडियो अकाउंट पर लॉगिन किया। ये अकाउंट हेडक्वार्टर्स ने ही बना कर दिया था, पर मोचिंग ब्रांच में कोई काम ना होने की वजह से ये सालों से धूल खा रहा था। और इस पर फॉलोअर्स की संख्या बिल्कुल 0 थी। मैंने तुरंत उस अकाउंट का यूजर नेम चेंज करके रख दिया, मो शांग छिंगयान, सीईओ साहिबा आपको खिलाएंगी नॉर्थ वेस्ट का बेस्ट स्वाद। और प्रोफाइल पिक्चर की जगह मैंने चिनजुए की वो ऑफिशियल ब्रांडिंग फोटो लगा दी जो कंपनी की एनुअल पार्टी में खींची गई थी। उस फोटो में वो एक शानदार इवनिंग गाउन पहने हुए बेहद खूबसूरत और खतरनाक एटीट्यूड में दिख रही थी। पास खड़ा ओल्ड ल्यू ये सब देखकर पूरी तरह सन रह गया और हकलाते हुए बोला, मैनेजर साहब, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? चिन मैम की फोटो का गलत इस्तेमाल, अगर उन्हें पता चल गया तो वो जिंदा हमारी खाल खींच लेंगी। मैंने बड़े आराम से अपना हाथ हिलाया। डरते क्यों हो, हम तो अपनी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, जरा हमारा यूजर नेम दे। ओल्ड ल्यू मेरी बातें सुनकर एकदम चकरा गया। उसे लगा कि बात में दम तो है पर कुछ तो गड़बड़ है। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, पर हम प्रमोट क्या करेंगे? मैंने अपने उस मार्केट रिसर्च के खजाने में से एक फोटो निकाली और उसकी तरफ इशारा करके बोला, इसका प्रमोशन करेंगे। फोटो में मोचिंग की एक स्पेशल आइटम थी, एयर ड्राइड बीफ जर्की। देखने में वो एकदम काली और अजीब सी लग रही थी, पर ओल्ड यू ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। अरे, जतो ओल्ड माँ के दुकान का बीफ जर्की है, ये बहुत महंगा मिलता है भाई, 100 रुपये से ऊपर का आधा किलो आता है। वैसे स्वाद तो इसका लाजवाब है। मैंने एक झटके में अपना हाथ हवा में लहराया और ऑर्डर दिया, लियो अंकल, जाओ और हमारे पास बचे हुए उन 3000 रुपये से ओल्ड माँ की दुकान का सारा बीफ जर्की खरीद लाओ। ओल्ड ल्यू का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। क्या सारा खरीद लें तो अगले महीने हम क्या खाएंगे? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे भरोसा दिलाया, मेरी बात मानो लियो अंकल, आपको कभी भूखा नहीं मरने दूंगा। ओल्ड ल्यू थोड़े शक के साथ वहां से निकल गया। आधे घंटे बाद वो हाथ में 2 बड़े बड़े बीफ जर्की के पैकेट्स लेकर वापस आया। मैंने तुरंत अपना फोन सेट किया,
बीफ जर्की को टेबल पर सजाया और अपनी उस 5000 वर्ड्स वाली बीबीक्यू फिजिबिलिटी रिपोर्ट को बैकग्राउंड में रख दिया। और फिर अपना गला साफ करते हुए कैमरे के सामने मैंने अपनी पहली लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। हेलो भाइयों और बहनों, मोशांग चिंगयान के लाइव रूम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, सीईओ का पर्सनल असिस्टेंट शाओलिन। मैंने अपने लिए एक नया फेक स्टेटस बना लिया था। आज हम यहाँ कोई लिपस्टिक या और ना ही कोई मेकअप का सामान बेच रहे हैं। आज हम सिर्फ एक चीज लेकर आए हैं, इस बेहद खूबसूरत नॉर्थ वेस्ट के रेगिस्तान के बीच से सीधा आपके लिए, जिसे हमारी खड़ूस सीईओ साहिबा ने भी खाकर उंगलियां चाट ली थीं। वो टॉप क्वालिटी का एयर ड्राइड बीफ जर्की। मैंने एक पीस उठाया और उसे कैमरे के सामने दिखाते हुए बोला, जरा देखिए इसकी क्वालिटी और इसका टेक्सचर, एकदम ऑर्गेनिक, जीरो केमिकल्स। इसके हर एक रेशे में मॉचिंग की कड़क धूप का स्वाद बसा है और ये चबाने में इतना कड़क और टेस्टी है कि जितना चबाओगे उतना मजा आएगा। हमारी मैडम जब देर रात तक ऑफिस की रिपोर्ट्स देखती हैं या मीटिंग में कर्मचारियों की क्लास लगाती हैं तो उनका सबसे पसंदीदा स्नैक्स यही होता है। लाइव रूम में शुरुआत में कोई भीड़ नहीं थी, बस कुछ राहगीर सीईओ शब्द देखकर अंदर आ गए थे। ओए होस्ट, तुम्हारी सीईओ है? मैंने एक हल्की सी स्माइल दी और कैमरे का फोकस सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर मेरी उसी पीपीटी का मेन पेज खुला था, जहां क्विन जुए की फोटो और उस बीबीक्यू फिजिबिलिटी रिपोर्ट का टाइटल एकदम साफ साफ चमक रहा था। भाइयों, देख रहे हो, ये है हमारी क्विन मैम, एक लिस्टेड कंपनी की सीईओ, जिनकी नेटवर्थ अरबों में है। वो खुद अपनी पूरी टीम के साथ इस रेगिस्तान में पूरे 3000 किलोमीटर दूर तक आईं, सिर्फ इस असली और कड़क स्वाद की तलाश में। ये जो 5000 वर्ड्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप देख रहे हैं, इसे हमारी मैडम ने रात रात भर जागकर खुद तैयार किया है। और ये जो बीफ जर्की है, ये इस रिपोर्ट में सबसे टॉप पर रेकमेंड किया गया एनर्जी बूस्टर है। मैंने अपनी बातों से क्विन जुए को एक ऐसी फूडी बना दिया जो खाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बस फिर क्या था, पूरे लाइव रूम में तहलका मच गया। अरे भाई साहब, सच में मैं इन मैडम को जानता हूं, मैंने इन्हें बिजनेस मैगजीन्स के कवर पर देखा है। क्या ये सच में इतनी देसी हैं? भाई हंसते हंसते पेट फूल गया। एक कड़क लेडी बॉस को बारबेक्यू से प्यार हो गया और खुद रिपोर्ट लिख डाली। ये कौन सा जबरदस्त ड्रामा चल रहा है? एक बीफ चौरकी के लिए 3000 किलोमीटर दूर चली गई। भाई मुझे तो इनसे प्यार हो गया। आज से मैं मैडम का फैन हूं। ओए होस्ट, अब फालतू बकवास बंद कर और सीधा प्रोडक्ट लिंक डाल। मुझे भी सीईओ साहिबा वाला बीफ जर्की खरीदना है। देखते ही देखते लाइव व्यूअर्स की संख्या बुलेट की रफ्तार से बढ़ने लगी। 100 से 500 और देखते ही देखते 1000 के पार पहुंच गए। मैंने तुरंत लोहा गरम देखकर हथौड़ा मार दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो बीफ जर्की आप देख रहे हैं, बाहर मार्केट में इसकी कीमत आपको मिलेगा सिर्फ 68 रुपीज में। ये हमारी सीईओ साहिबा का स्पेशल डिस्काउंट है, जो सिर्फ आज के लिए है। हमारे पास सिर्फ 25 किलोस का स्टॉक है। सामान खत्म होते ही लाइव बंद। कमेंट सेक्शन में तो जैसे बाढ़ आ गई, लिंक डालो जल्दी। ओ तेरी हाथ से निकल गया। मैंने जैसे ही परचेज लिंक एक्टिव किया, भाई साहब सिर्फ 1 सेकंड के अंदर पूरा स्टॉक उड़ गया। अरे खत्म भी हो गया। होस्ट, मुझे तो मिला ही नहीं। रीस्टॉक करो भाई, दोबारा लाओ। मैं स्क्रीन पर आउट ऑफ स्टॉक का टैग एंड बैकएंड में तेजी से बढ़ता हुआ सेल्स रेवेन्यू देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। बगल में खड़ा ओल्ड लियो तो पूरी तरह से कोमा में जा चुका था। उसका मुंह खुला का खुला था। वो कभी फोन को देखता तो कभी मुझे, और हकलाते हुए बोला, मैनेजर साहब, ये सब इतनी जल्दी बिक गया? मैंने बड़े आराम से लाइव स्ट्रीमिंग बंद की। हाँ, सब बिक गया। एकदम नॉर्मल बात है लियो अंकल। अब ऐसे मूर्ति की तरह खड़े मत रहो। चलो सामान पैक करके डिलीवरी के लिए तैयार करते हैं। उस रात मैं और ओल्ड लियो आधी रात तक पैकेट्स पैक करते रहे। अगले दिन मैंने उस लाइव स्ट्रीमिंग से हुई कमाई में से अपनी लागत निकाली और बचा हुआ पूरा का पूरा 5000 रुपए का प्रॉफिट एक भी पैसा रखे बिना सीधे कंपनी के सिस्टम से हेडक्वार्टर्स के फाइनेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और रिमार्क में लिख दिया, मोचिंग ब्रांच ऑफिस की लाइव स्ट्रीमिंग बिजनेस से हुई पहली कमाई। ये सब निपटाने के बाद मैं वापस अपनी सुस्ती वाली लाइफ में लौट आया और अपना बीबीक्यू मैप और गहरा करने निकल गया, अपना नाम और काम गुप्त रख के। लेकिन उधर 3000 किलोमीटर दूर हेडक्वार्टर्स में बैठी किंजॉय के साथ तो उसने नोटिस किया कि हर एक एम्प्लॉय उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। वो नजरें सम्मान, गहरी उत्सुकता और हंसी आ रही है पर रोकनी पड़ेगी वाले एक जबरदस्त ब्लेंड से भरी थीं। वो अपनी भौएं से कोड़ते हुए अपने कैबिन में गईं। पीछे पीछे सेक्रेटरी वांग भी अंदर आया। उसका चेहरा रोने जैसा हो रहा था। मैडम, उसने ठंडी आवाज में कहा। बोलो। सेक्रेटरी वांग की आवाज कांप रही थी। आप सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में आ गई हैं। चिंजो एक सेकंड के लिए चौंकी। ट्रेंडिंग में आना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो अक्सर बिजनेस न्यूज की हेडलाइनर रहती थी।
लेकिन सेक्रेटरी वांग ने बहुत मुश्किल से अपना फोन आगे बढ़ाया और कहा, मैडम ये कोई बिजनेस ट्रेंड नहीं है, ये तो एंटरटेनमेंट हॉट ट्रेंड है। चिंजो ने फोन हाथ में लिया और उसकी आंखों के सामने वो चमकता हुआ टाइटल आया, अरबपति लेडी बॉस का अनोखा प्यार। सिर्फ एक बीफ जर्की के टुकड़े के लिए। नीचे उसकी एनुअल फंक्शन वाली इवनिंग गाउन की फोटो के साथ एक काली सी बीफ जर्की की जबरदस्त फोटोशॉप की हुई इमेज लगी थी। जैसे ही उसने क्लिक किया, मेरे कल रात की लाइव स्ट्रीम की वायरल शॉर्ट वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मैं अपनी जबरदस्त चुगलबंदी से उसे एक ऐसी फूडी साबित कर रहा था जो सिर्फ खाने और बारबेक्यू के लिए अपनी अरबों की दौलत छोड़कर खुद फीजिबिलिटी रिपोर्ट लिख देती है। कमेंट सेक्शन तो पूरी तरह पागल हो चुका था। ओ भाई, क्या जबरदस्त कॉम्बो है, मुझे तो इस क्यूट लेडी बॉस से प्यार हो गया। किसे पता था कि इस ICU के अंदर एक बारबेक्यू क्वीन छिपी बैठी है। आज से मैं इनका पक्का फैन हूँ। मैडम प्लीज एक किताब लिखो, एक लेडी बॉस के बारबेक्यू के तरीके। पहली कॉपी मैं खरीदूंगा। क्या सिर्फ मैं ही हूं जिसे वो छोटा असिस्टेंट पसंद आया? दिखने में कितना स्मार्ट है और उसे नौकरी से निकाले जाने का डर नहीं है क्या? चिंजुए का चेहरा पलक झपकते ही सफेद से लाल, लाल से बैंगनी और फिर पूरी तरह गुस्से से काला पड़ गया। फोन पकड़े हुए उसका हाथ थर थर कांप रहा था और पूरे कैबिन का टेम्परेचर एक झटके में माइनस में चला गया। और फिर उस टॉप फ्लोर के कैबिन से एक ऐसी भयंकर दहाड़ निकली कि कहा जाता है पूरी बिल्डिंग हिल गई थी। लिन जो। पास खड़ा सेक्रेटरी वांग तो डर के मारे कांप उठा। उसे लगा वो वहीं घुटनों के बल बैठ जाएगा। उसने तुरंत शांत करने की कोशिश की। मैडम प्लीज गुस्सा थूकिए, गुस्सा शांत कीजिए। चिंजुए ने फोन की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, गुस्सा शांत करूं? उसने मुझे समझा क्या है, कोई चिड़ियाघर का बंदर? वो गुस्से में आग बबूला होकर बोली, सेक्रेटरी वांग जी मैडम, मुझे अभी के अभी मॉचिंग ब्रांच का इस महीने का रेवेन्यू अकाउंट ला कर दो। जी अभी लाता हूं। 5 मिनट बाद सेक्रेटरी वांग हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिए बेहद अजीब एक्सप्रेशंस के साथ वापस आया। मैडम, मॉचिंग ब्रांच ने कल पूरे 5,327 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। चिंजुओ ने झटके से वो पेपर छीना और जब उसकी नजर उस चमकते हुए प्रॉफिट और नीचे लिखे रिमार्क लाइव स्ट्रीमिंग बिजनेस प्रॉफिट पर पड़ी तो वो वहीं जड़ हो गई। वो आई थी यहाँ केस दर्ज करने, पर सामने वाले ने कोई गलती करने के बजाय उल्टा कंपनी के लिए नया इनकम सोर्स खड़ा कर दिया था। अब वो उस पर गुस्सा कैसे निकाले? वो पूरी दुनिया के सामने ये तो नहीं कह सकती ना कि तुमने कंपनी के लिए पैसा कमाया है इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूं। चिंजुओ को लगा जैसे उसने हवा में मुक्का मार दिया हो। अंदर का गुस्सा अंदर ही रह गया और उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। वो अपनी चेयर पर बैठकर जोर जोर से हाँफने लगी। काफी देर के बाद उसने अपने दांत भींचते हुए बस एक ही बात कही, उसे बोनस भेजो। सेक्रेटरी वैंग का मुंह इतना बड़ा खुल गया कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। चिंजुए ने गुस्से में दोबारा चबाते हुए कहा, इस महीने का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड उसे दे दो और साथ में 500 रुपए का कैश प्राइज भी भेज दो। जब मुझे वो 500 रुपए का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वाला मैसेज मिला, उस वक्त मैं वैंग पांगजी बारबेक्यू के ठेले पर खड़े होकर मालिक के साथ पूरी शिद्दत से बहस कर रहा था। ओए भाई, ये तुम्हारे स्क्यूअर्स आज सही नहीं है। कल तक तो एकदम कड़क और फ्रेश थे, आज एक एकदम ढीला और बेस्वाद क्यों है? तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। वो मालिक पूरे 100 किलोज का एक तगड़ा पहलवान था जो बिना शर्ट के अपने हाथ में स्क्यूअर्स लहराते हुए मुंह से थूक उड़ाकर बोला, खाना है तो खा, नहीं तो दफा हो जाए यहां से। ये माल आज सुबह ही कटी हुई ताजा भेड़ का है, समझा? कोई मिलावट नहीं है। मैंने वापस पूरी ताकत से काउंटर किया। ताजा भेड़? मुझे अनपढ़ समझा है क्या? एक भेड़ के 2 हिस्से होते हैं, तो मेरे प्लेट में एक अच्छा और एक खराब क्यों आया? पक्का तुमने अच्छा वाला माल बगल वाली सुंदर लड़की के लिए बचा कर रखा है। हम दोनों के बीच ये महाभारत चल ही रही थी कि तभी कंपनी का नोटिफिकेशन आ गया। डियर मिस्टर लिंजो, बधाई हो, आपको इस महीने का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुना गया है। 500 रुपए का कैश प्राइज आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे ही तरक्की करते रहें। मैं मैसेज देखकर हंस पड़ा। चिंजुए, ये लड़की भी बड़ी दिलचस्प चीज है। गुस्से के मारे जान निकल रही है, पर फिर भी नाक सिकोड़कर मुझे बोनस भेज रही है। ये 500 रुपए पक्का उसने अपने खून के घोंट पीकर भेजे होंगे। मैंने फोन जेब में रखा और दुकान वाले की तरफ देखकर मुस्कुराया। चलो भाई, अब लड़ाई बंद। आज मेरा मूड बहुत बढ़िया है। 20 स्क्यूअर्स और लगाओ और एकदम कड़क वाले देना। दुकान वाले ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं कोई पागल हूं, पर फिर भी वो चुपचाप माल तैयार करने लगा। लाइव स्ट्रीमिंग पर बीफ जर्की बेचकर मेरा ये जो धमाका हुआ था, उससे मुझे कोई सजा तो नहीं मिली, उल्टा इनाम और मिल गया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे हेडक्वार्टर्स में फैल गई। मेरे उन लंगोटिया दोस्तों ने तो ग्रुप चैट में हंसते हंसते पेट फाड़ लिया। जैंग वे ने लिखा, झो भाई तुम सच में भगवान हो यार, मैंने अभी अभी ऑफिशियल नोटिस देखा, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लिन झो।
मैं सोच भी नहीं सकता कि उस खड़ूस डायन का चेहरा कितना काला पड़ गया होगा। लीसी ने भी मजे लिए। 500 रुपए? भाई कितनी बड़ी दिल वाली है तुम्हारी सीईओ, जैसे भीख दे रही हो। मैंने ग्रुप में रिप्लाई किया, अरे भाई सब्र करो, ये 500 रुपए उसकी इज्जत की कीमत है जो मैंने बचा ली। वांगवू ने भी मैसेज डाला, जो भाई तुम तो अब कंपनी के सुपरस्टार बन चुके हो। ऑफिस की बहुत सी लड़कियां तुम्हारे बारे में पूछ रही हैं, कह रही हैं कि तुम दिखने में भी डैशिंग हो, टैलेंटेड हो और बहुत फनी भी हो। मैंने टाइप किया, उन्हें बोलो थोड़ा कंट्रोल रखें, मैं तो सरहद पार भेजा गया एक मुसाफिर हूं, मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। खैर, बातें जो भी हों, मेरी लाइफ अब और भी ज्यादा लग्जरी हो चुकी थी। पहली सफलता के बाद मैंने इस लाइव स्ट्रीमिंग बिजनेस को हमारी ब्रांच का परमानेंट साइड बिजनेस बना लिया। मैंने ओल्ड यू को साथ लिया और बाकायदा मोशांग चिंगयान प्रोजेक्ट टीम तैयार कर दी। मैं बना उसका सीईओ प्लस होस्ट और ओल्ड यू बना हमारा प्रोक्योरमेंट मैनेजर प्लस डिलीवरी बॉय। अब हमारा रोज का काम बस उस इलेक्ट्रिक रिक्शा को स्टार्ट करना और मोचिंग के आसपास के गांवों के चक्कर काटना था, ताकि हम वहां के छिपे हुए लोकल स्पेशलिटीज को ढूंढ सकें, जैसे वहां का ऑर्गेनिक फ्रूट लेदर या फिर जंगली जड़ी बूटियां और ड्राई कैमल मीट। जो भी बेहतरीन चीज हमें मिलती, हम सीधे उसे अपने लाइव रूम में ले आते। और मेरे बेचने का स्टाइल, भाई वो दिन ब दिन और भी ज्यादा फिल्मी होता जा रहा था। भाइयों और बहनों, आज आपके लिए लेकर आया हूं पूरे 3000 मीटर्स ऊंचे बर्फीले पहाड़ों का जंगली स्नो क्रिसेंथेमम। हमारी सीईओ साहिबा ने जब एक बार बड़े बिजनेस राइवल्स के साथ पूरे 3 दिन और 3 रात तक नॉन स्टॉप डील फाइनल की थी, तब इसी चाय ने उनकी जान बचाई थी। इसे पीते ही आपके अंदर भी वो पावर आ जाएगी कि आप खड़ूस क्लाइंट्स की बोलती बंद कर देंगे। और ये जो ऑर्गेनिक मेडिसिन आप देख रहे हैं, ये हमारी मैडम का ट्रैकिंग करते वक्त का सीक्रेट वेपन है। भले ही हमारी मैडम दिखने में बर्फ जैसी ठंडी है, पर उनका स्टैमिना एकदम नेक्स्ट लेवल है। एक सांस में 5 ही मंजिल चढ़ जाती हैं बिना थके। मैंने चिनजुए की झूठी कहानियों को अपने प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा मिक्स किया कि वो एकदम असली लगने लगी। लाइव रूम के वो ना सिर्फ सामान खरीदते थे, बल्कि रोज मजे से लाइव रूम में बैठकर हमारी सीईओ साहिबा के सीक्रेट मसालेदार किस्से सुनने आते थे। देखते ही देखते मेरे फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई। मोशांग चिंगयान का ये अकाउंट हमारी कंपनी का सबसे बड़ा और वायरल आईपी बन चुका था। हर महीने में हेडक्वार्टर्स को इतना तगड़ा रेवेन्यू भेजता था कि उनके होश उड़ जाते थे। और मैं इस कंपनी में एक जीता जागता लेजेंड बन चुका था। एक ऐसा बंदा जो बैठा 3000 किलोमीटर दूर है, पर वहां से बैठे बैठे हेडक्वार्टर्स की पूरी मीडिया इमेज को कंट्रोल कर रहा है और अपनी लेडी बॉस को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। चिंचू के पास अब मेरे खिलाफ कोई रास्ता नहीं बचा था। वो मेरा बजट नहीं काट सकती थी क्योंकि मैं खुद पैसे कमा रहा था। वो मुझे लेजी नहीं बोल सकती थी क्योंकि मेरी मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखकर अच्छों की आंखें चौंधिया जाती थी। और वो मुझे वापस भी नहीं बुला सकती थी क्योंकि उसने पूरे ऑफिस के सामने मुझे निकाला था। अगर अब वापस बुलाती तो ये सीधे सीधे खुद के मुंह पर था। हर साल ये पार्टी हेडक्वार्टर्स के ग्रैंड हॉल में होती थी और सारी ब्रांचेस के लोग वहां जाते थे, पर इस बार कुछ वजहों से इसे ऑनलाइन एनुअल पार्टी में बदल दिया गया। मेन स्टेज हेडक्वार्टर्स में था और बाकी सब वीडियो लिंक से जुड़े थे। पार्टी के दिन मैंने और ओल्ड ल्यू ने मिलकर अपने इस 2 BHK ऑफिस को एकदम चमका दिया और दीवार पर एक बड़ा सा बैनर टांग दिया, मोचिंग ब्रांच ऑफिस XX ग्रुप एनुअल पार्टी की अपार सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं। टेबल पर फ्रूट्स और स्नैक्स सेट थे। मैं और लाओलियू नए सूट पहने एक एक स्टूल खींचकर कैमरा के सामने बिल्कुल स्ट्रेट बैठ गए। रात के 7 बजे एनुअल पार्टी स्टार्ट हुई। हेडक्वार्टर में तो अलग ही रौनक थी, एक से बढ़कर एक हैंडसम और ब्यूटीफुल लोग। किनजुए, हमारे बिग बॉस, ऑब्वियसली पूरे इवेंट की मेन फोकस थी। उसने एक रेड लॉन्ग ड्रेस पहनी थी, एकदम स्टनिंग, पर उसके फेस पर वही पुराना डोंट मेस विथ मी वाला एक्सप्रेशन था। होस्ट एक एक करके सभी ब्रांचेस से कनेक्ट कर रहा था। हेलो शंघाई ब्रांच के दोस्तों, कैसे हो? बीजिंग ब्रांच, अपने हैंड्स रेज करो। जब हमारी टर्न आई तो होस्ट की आवाज अचानक हाई पिच हो गई। और अब हम कनेक्ट करेंगे इस साल के सबसे मिस्टीरियस और लेजेंडरी डिपार्टमेंट से। मोचेंग ब्रांच मैनेजर लिन, लाओ लियू, कैसे हैं आप दोनों? मैंने और लाओ लियू ने तुरंत कैमरा की तरफ वेव किया और एक साथ चिल्लाए, हेडक्वार्टर के दोस्तों गुड इवनिंग, मोचेंग ब्रांच की तरफ से सबको हेलो। बिग स्क्रीन पर मेरी और लाओ लियू की शक्लें आ गईं और हमारे पीछे का वो खाली कबाड़ सा बैकग्राउंड भी। हेडक्वार्टर के लग्जरी हॉल और हमारे बैकग्राउंड का कॉन्ट्रास्ट इतना ज्यादा था कि पूरा हॉल ठहाके मारकर हंसने लगा। क्या यही वो लेजेंडरी मोचेंग ब्रांच है? ये तो कुछ ज्यादा ही डाउन टू अर्थ है। बेचारे लिन जो इतने टफ एनवायरनमेंट में भी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जो और अंकल लियो कितने क्यूट लग रहे हैं। किंजुए मेन सीट पर बैठी थी,
स्क्रीन पर मेरी उस हंसती हुई शक्ल को देखकर उसके होंठ हल्के से फड़के। एनुअल पार्टी का फ्लो नॉर्मल तरीके से चलता रहा। लीडर्स की स्पीच, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड और फिर आया लकी ड्रॉ राउंड। ये ड्रॉ इस पार्टी का सबसे बड़ा हाईलाइट था। इस साल का ग्रैंड प्राइज था 50 लाख की एक चमचमाती BMW। सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। बिग स्क्रीन पर एम्प्लॉयज की प्रोफाइल पिक्स स्पीड में रोल होने लगीं। जैसे ही किंजुए ने कमांड दी स्टॉप, स्क्रीन फ्रीज हुई और एक हैंडसम सी प्रोफाइल पिक्चर स्क्रीन के सेंटर में फ्लैश कर रही थी। वो मैं था। पूरे हॉल में पहले 1 सेकंड का सन्नाटा छाया और फिर तालियों और चीयरिंग से पूरा हॉल गूंज उठा। शिट, ये तो लिंजो है भाई, ये तो लकी चार्म निकला। ऐसी किस्मत किसी की नहीं हो सकती। मैं भी शॉक में था। भाई साहब, मैंने अभी अभी एक BMW जीत ली थी। मैंने स्क्रीन को देखा, फिर अपने बगल में खड़े लाओ लियू को देखा। वो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड था। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और उछलने लगा, मैनेजर लिन, हम तो अमीर हो गए, अमीर हो गए। उधर हेडक्वार्टर से होस्ट भी एक्साइटमेंट में चिल्ला रहा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे मैनेजर लिन जो ने इस साल का ग्रांड प्राइज एक BMW जीत ली है। मैनेजर लिन, कोई विनिंग स्पीच देना चाहेंगे? मैंने अपना गला साफ किया, कैमरा की तरफ देखा और एक शानदार स्माइल दी। कंपनी का शुक्रिया, मैनेजमेंट का शुक्रिया और स्पेशली प्रेसिडेंट गिन का शुक्रिया। मैं आगे भी हार्ड वर्क करूंगा और कंपनी के लिए और ज्यादा वैल्यू क्रिएट। लेकिन फिर मैंने अचानक टॉपिक चेंज किया। लेकिन प्रेसिडेंट किन, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। किनजुए ने अपनी आईब्रो उठाई। मैंने पूरी सिंसियरिटी के साथ पूछा, क्या मैं इस कार को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ? आप तो जानती ही हैं मोचिंग की रोड कंडीशन कितनी खराब है। अगर मैं यहाँ BMW ले भी आऊँ तो उसका बेस ही डैमेज हो जाएगा, और वैसे भी हमारे पास कोई पार्किंग स्पेस या गैराज नहीं है। अगर मुझे कैश मिल जाए तो मैं उस फंड को हमारे लाइव स्ट्रीमिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जिससे कंपनी को और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मेरी ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कंपनी के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया। सबकी नज़रें किनजुए पर थीं, उसके रिएक्शन का वेट कर रही थीं। किनजुए मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। उसे अच्छे से पता था कि मुझे झंझट नहीं चाहिए था, मुझे बस वो कैश चाहिए था। लेकिन मेरा लॉजिक इतना सॉलिड था कि वो मना नहीं कर सकती थी। अगर वो मना करती तो इसका मतलब होता कि वो ब्रांच की बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रही है। वो काफी देर तक चुप रही, इतनी देर कि सबको लगा अब वो पक्का ब्लास्ट होने वाली है। पर फाइनली उसने दांत पीसते हुए 2 वर्ड्स कहे, ग्रांटेड। हॉल में फिर से तालियों की गूंज उठ गई। सबको लग रहा था कि हमारी प्रेसिडेंट किन कितनी सपोर्टिव और ग्रेट बॉस हैं। लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि वो इस वक्त स्क्रीन फाड़ कर मुझे चांद से मार देना चाहती थी। एनुअल पार्टी कंटिन्यू हुई। आगे के परफॉर्मेंस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं और लाओ लियू तो बस यही प्लान करने में बिजी थे कि इन लाखों रुपयों का करना क्या है। एक नया बड़ा ऑफिस लें या फिर मोचिंग के सबसे टॉप रेस्टोरेंट को 1 महीने के लिए बुक। हम दोनों की बातें बढ़ती जा रही थीं। हमने सेलिब्रेट करने के लिए बियर की बोतलें खोल लीं। पीते पीते लाओ लियू को थोड़ा चढ़ने लगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और लड़खड़ाती जबान में बोला, मैनेजर लिन, हिक, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? कैसा सीक्रेट? मुझे लगता है हिक, प्रेसिडेंट किम वो आपसे प्यार करती हैं। ये सुनते ही मेरे मुंह से बियर लगभग बाहर आ गई। अंकल लियो, आप पक्का ज्यादा पी चुके हैं। वो और मुझसे प्यार, वो मुझे मार डालना चाहती है भाई। लाओ लियो ने अपना हाथ हिलाते हुए एक मिस्टीरियस टोन में कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, आप खुद सोचिए, उसने आपको इस आउट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हेडक्वार्टर में कुछ बुरे लोग आपको टारगेट कर रहे थे। वो बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहती थी। उसकी इस अजीब सी थ्योरी पर मुझे जोर की हंसी आ गई। अंकल लियो, आप कुछ ज्यादा ही स्पाई मूवीज देख रहे हैं। प्रोटेक्ट करना चाहती थी? सीरियसली? वो तो बस मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। लाओ लियो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया और टेबल पर हाथ मारकर बोला, आपको कुछ नहीं पता। एक औरत का दिमाग समझना इम्पॉसिबल है। वो आपको जितना टॉर्चर कर रही है वो उतनी ही आपकी केयर करती है। आप खुद देखिए, वो हर तीसरे दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर मोचिंग आ जाती है, कभी इंस्पेक्शन के नाम पर तो कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के नाम पर। आपको क्या लगता है वो बस आपसे मिलना चाहती है? मैंने कहा, अरे वो पक्का फिर से यहाँ आएगी। हम दोनों बातों में इतने मगन थे कि हमने नोटिस ही नहीं किया। हमारे सामने जो कैमरा था वो अभी भी ऑन था। हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन वीडियो लिंक के थ्रू वर्ड टू वर्ड हेडक्वार्टर के मेन एनुअल हॉल में ब्रॉडकास्ट हो रही थी। पूरे हॉल में हजारों लोगों के बीच पिन ड्रॉप साइलेंस था। सब अपनी आंखें फाड़कर बिग स्क्रीन पर उन 2 नशे में धुत आदमियों को देख रहे थे जो फुल वॉल्यूम में अपनी प्रेसिडेंट के गॉसिप्स डिस्कस कर रहे थे।
मेन सीट पर बैठी किंजोए का फेस गुस्से से लाल हो चुका था। उसके हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास चकनाचूर होने की कगार पर था। उसके पीछे खड़ी सेक्रेटरी वांग के तो डर के मारे पसीने छूट रहे थे। खत्म, अब तो सब खत्म, ये पक्का हमारा एंड है। लेकिन मुझे और लाओलियो को ये गड़बड़ रियलाइज कब हुई? तब जब मेरा फोन पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। मैंने फोन उठाया तो देखा वीचैट पर 99 प्लस मैसेजेस, सारे मेरे दोस्तों और कलीग्स के थे। झांगवे का मैसेज था, शिट भाई जो तुम दोनों कर क्या रहे हो। फिर लीसी का मैसेज आया, लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है, पूरी कंपनी देख रही है, तुम दोनों के चेहरे अभी भी मेन हॉल की बिग स्क्रीन पर लगे हुए हैं, अपना मुंह बंद रखो भगवान के लिए। वांग वू का मैसेज था, गए तुम काम से भाई, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और रातों रात शहर छोड़ दो। प्रेसिडेंट किन का चेहरा गुस्से से इतना काला पड़ गया है कि बस फटने ही वाला है। मेरे दिमाग में जैसे एक बम फटा, मेरा आधा नशा तो एक झटके में उतर गया। मैंने झटके से अपना सिर उठाया और सामने रखे लैपटॉप को देखा। कैमरा की वो छोटी सी ग्रीन लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही थी। स्क्रीन पर एनुअल पार्टी अभी भी चल रही थी, लेकिन बैकग्राउंड ऑडियो में मैं अपनी और लाओ लियू की वो कॉन्वर्सेशन बिल्कुल क्लियर सुन सकता था। वो आपको जितना टॉर्चर कर रही है, वो उतनी ही आपकी केयर करती है। फिर उसने मुझे देखा। उसका सारा नशा डर के मारे काफूर हो चुका था और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। मैनेजर लिन, ये क्या? मैंने झटके से लैपटॉप को बंद कर दिया। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन हम दोनों की हार्टबीट जैसे रुक सी गई थी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हम दोनों की आंखों में बस एक ही चीज लिखी थी, हम तो गए। मेरी आवाज कांपने लगी। अंकल लियू, आपने अभी क्या क्या बोला था? लाओ लियू तो बस रोने ही वाला था। मैंने कहा कि प्रेसिडेंट केन आपको पसंद करती हैं और मैंने ये भी कहा कि उन्होंने आपको यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं तो बस वहीं कोलैप्स होने वाला था। ये सिर्फ एक एम्बैरेसमेंट नहीं था, ये तो पब्लिक एग्जीक्यूशन। मेरे दिमाग में बस एक ही वर्ड घूम रहा था, भागो। मैंने लाओ लियू को खींचा, ऑफिस से बाहर भागे और रातों रात अपनी इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल लेकर वहां से एस्केप कर गए। हम शहर के आउटस्कर्ट्स में एक सस्ते से मोटल में छुप गए। पूरी रात डर से कांपते रहे। अगली सुबह मैंने डरते डरते अपना फोन ऑन किया। फोन ऑन होते ही मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स किसी बम की तरह ब्लास्ट होने लगे। मेरे दोस्तों के, कलीग्स के और सेक्रेटरी वैंग के दर्जनों मिस्ड कॉल्स। मैंने वीचैट ओपन किया। कंपनी का मेन ग्रुप तो जैसे फट पड़ा था। कल रात का वो लाइव ब्रॉडकास्ट इंसिडेंट कंपनी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल बन चुका था। मेरी और लाओ लियू की वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरी कंपनी के इंटरनल नेटवर्क पर वायरल हो चुकी थी। अब पूरी कंपनी में सफाई करने वाली आंटी से लेकर हर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर तक को पता चल चुका था कि हमारी वो कोल्ड हार्टेड आइस क्वीन प्रेसिडेंट अपने ही एक एम्प्लॉय से सीक्रेटली प्यार करती है, जिसे उसने खुद बाहर निकाल फेंका था। ये गॉसिप कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोजिव था। मैंने इवेंट की कुछ सीक्रेट फोटोज देखी। एक फोटो में किंजुए गुस्से में वाइन ग्लास तोड़ रही थी। दूसरी फोटो में सेक्रेटरी वांग डर के मारे बेहोश थी और 2 लोग उसे उठाकर ले जा रहे थे। और एक आखिरी फोटो थी इवेंट खत्म होने के बाद की। किंजुए उस खाली हॉल में बिल्कुल अकेली बैठी थी। उसका बैक प्रोफाइल बहुत लोनली लग रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी धड़कन हुई। मैंने लिमिट क्रॉस कर दी थी। इस बार सच में रायता फैल चुका था। मैं बस अपने फोन को घूर रहा था कि अचानक एक कॉल आई। ये सेक्रेटरी वांग थी। मैंने थोड़ा हेजिटेट किया और फिर कॉल पिक कर लिया। हेलो, सेक्रेटरी वांग? फोन के दूसरी तरफ से वांग की रोने और चिल्लाने की आवाज आई। ओ मेरे बाप, फाइनली तुमने फोन उठाया। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरी जान जाते जाते बची है। सेक्रेटरी वांग, थोड़ा कूल डाउन हो जाओ। मैं कूल डाउन नहीं हो सकती। तुम्हें अंदाजा भी है कल मैंने क्या झेला है। प्रेसिडेंट किन के लुक्स ने मुझे कल 1000 बार मारा होगा, 1000 बार। अब तो मुझे कोई रेड चीज दिखती है तो मैं कांपने लगती हूँ। मैंने बहुत ही केयरफुली उससे पूछा, तो प्रेसिडेंट केना भी कैसी हैं? फोन लाइन पर सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद सेक्रेटरी वांग ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टोन में कहा, प्रेसिडेंट केना आज ऑफिस नहीं आई। ऑफिस नहीं आई? प्रेसिडेंट केना आज ऑफिस नहीं आई? ये तो बिल्कुल उनके नेचर की ऑपोजिट है। किंजॉय एक जानी मानी वर्कहोलिक हैं। अगर उन्हें 104 डिग्री फीवर भी होना तब भी वो टाइम पर ऑफिस पहुंच जाती हैं। तो वो गईं कहाँ? सेक्रेटरी वांग की आवाज़ बहुत कंफ्यूज लग रही थी। मुझे नहीं पता। आज सुबह उन्होंने मुझे बस एक मैसेज किया कि वो कुछ टाइम के लिए लीव पर जा रही हैं। उन्होंने मुझे और वाइस प्रेसिडेंट्स को कंपनी के मैटर्स हैंडल करने को कहा है और उसके बाद से वो अनरीचेबल हैं। मेरा दिल जोर से धड़का। लीव? किंजॉय की डिक्शनरी में लीव नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। सेक्रेटरी वांग ने अचानक बहुत सीरियस टोन में मेरा नाम लिया।
लिंजो, मुझे लगता है लाओलियू ने जो कहा वो शायद सच है। क्या सच है कि प्रेसिडेंट किन वो शायद सच में तुम्हें लाइक करती हैं। मुझे लगा सेक्रेटरी वांग का भी डर के मारे दिमाग खराब हो गया है। सेक्रेटरी वांग, क्या आप भी डर से पागल हो गई हैं? वांग की आवाज थोड़ी एक्साइटेड हो गई। मैं पागल नहीं हुई, तुम खुद सोचो, पिछले 1 साल में प्रेसिडेंट किन ने जो भी किया, क्या वो बहुत अजीब नहीं था? उन्होंने तुम्हें ट्रांसफर किया, जिसका रीजन बिल्कुल स्टूपिड था। वो बार बार तुमसे मिलने आती हैं, हर बार एक नए और इलॉजिकल एक्सक्यूज के साथ। वो तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखती हैं, गुस्से से पागल हो जाती हैं, लेकिन हर बार तुम्हें बस नाम के लिए पनिश करती हैं। इनफैक्ट वो तुम्हें उल्टा बोनस भी देती हैं। क्या ये नॉर्मल है? ये उनका स्टाइल बिल्कुल नहीं है। मैं साइलेंट हो गया। सेक्रेटरी वांग की ये बातें सुनने के बाद मुझे भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे टुवर्ड्स किन का एटीट्यूड हमेशा से बहुत कंफ्यूजिंग रहा। एक तरफ वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे टॉर्चर करने का हर मौका ढूंढती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कभी भी मुझे सच में नुकसान नहीं पहुंचाया। हर बार उनका दिया हुआ पनिशमेंट किसी न किसी तरह से मेरे लिए एक सपोर्ट बन जाता था। क्या सच में मेरी तो आगे सोचने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सेक्रेटरी वांग की टोन अब बहुत रिक्वेस्टिंग हो गई। लिंजो, मेरी बात सुनो। प्रेसिडेंट किन बहुत ही प्राउड लेडी है। वो कभी अपनी वीकनेस किसी के सामने शो नहीं करती। इस इंसिडेंट से उन्हें पक्का बहुत बड़ा शॉक लगा होगा। वो अभी अकेली न जाने कहाँ छुपी बैठी होंगी। मुझे मुझे उनकी फिक्र हो रही है। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? सेक्रेटरी वांग ने एकदम फर्म टोन में कहा, जाओ और उन्हें ढूंढो। जिसने मुसीबत खड़ी की है वही उसे सुलझाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है और सिर्फ तुम ही इसे फिक्स कर सकते हो। और मुझे लगता है अब तुम्हें खुद को और उन्हें एक आंसर देना ही होगा। कॉल कटने के बाद मैं उस मोटेल के बेड पर बैठा रहा और आधी डिब्बी सिगरेट फूंक दी। लाओलियू मेरे बगल में बैठा था। उसकी तो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैनेजर लिन। किन जुए को ढूंढने, पर कहाँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। मैंने अपना फोन निकाला और ना जाने क्या सोचकर मैंने वो मोशांग इंडियन वाला लाइव स्ट्रीमिंग अकाउंट ओपन किया। बैकएंड में कुछ अनरीड प्राइवेट मैसेजेस थे और सबके सब एनोनिमस। पहला मैसेज 6 महीने पहले का था। बीफ जर्की का टेस्ट अच्छा था, नेक्स्ट टाइम कुछ और बढ़िया ट्राई करना। दूसरा मैसेज 3 महीने पहले का था। स्नो मशरूम बहुत कड़वा है, इसे दोबारा सेल मत करना। तीसरा मैसेज 1 महीने पहले का था। रोडियोला के लिए थैंक्स। और चौथा मैसेज कल रात की एनुअल पार्टी के बाद का था। टाइम था रात के 3 बजे और उसमें बस एक ही वर्ड लिखा था, इडियट। मेरे दिल पर जैसे किसी ने जोर से वार किया हो। मैंने उस एनोनिमस यूजर की प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक किया। प्रोफाइल पिक्चर ग्रे थी, वहां कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि ये इंसान कौन है। मैंने तुरंत फोन निकाला और सेक्रेटरी वांग को कॉल किया। सेक्रेटरी वांग, जरा चेक करके बताइए कि प्रेसिडेंट किन के नाम पर कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या? स्पेशल प्रॉपर्टी जैसे कोई सी साइड विला या पहाड़ों में कोई वुडन कैबिन, कोई ऐसी जगह जहां वो सैड होने पर जाती हो। फोन के उस पार कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर सेक्रेटरी वांग बोली, हाँ, डोंगहाई सिटी में तियानलान बे नाम की एक जगह है। प्रेसिडेंट किन का वहाँ एक सी साइड विला है। अपनी मदर की डेथ के बाद से वो हर साल कुछ टाइम स्पेंड करने वहाँ ज़रूर जाती हैं। डोंगहाई सिटी? मैंने कॉल कट किया और तुरंत डोंगहाई सिटी की फ्लाइट बुक कर ली। इस बार मेरे दिमाग में कोई हेजिटेशन नहीं था। जब फ्लाइट डोंगहाई सिटी में लैंड हुई तो वहाँ हल्की बारिश हो रही थी। हवा में नमी और गर्माहट थी, मोचंग की उस ड्राई और जमा देने वाली ठंड से बिल्कुल अलग। सेक्रेटरी वांग के दी एड्रेस पर मैंने एक टैक्सी ली और तियानलान बे पहुंच गया। ये एक बहुत ही हाई एंड विला एरिया था, एकदम समंदर के सामने, बिल्कुल शांत और पीसफुल। मुझे किनजुए का वो विला मिल गया, एक वाइट कलर की 3 स्टोरी बिल्डिंग जिसके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन था। विला की लाइट्स ऑन थीं, जिसका मतलब था कि अंदर कोई है। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ, समंदर की नम हवा को गहराई से फील करते हुए एक लंबी सांस ली और डोरबेल बजा दी। काफी देर वेट करने के बाद फाइनली दरवाजा खुला। सामने किनजुए खड़ी थीं। उसने बहुत ही लूज और कंफर्टेबल, उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और उसके लंबे बाल यूं ही खुले हुए थे। उसके उस डेली वाले परफेक्ट मेकअप और बॉस वाले एटीट्यूड के बिना वो आज थोड़ी कम कोल्ड और काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रही थी, बल्कि वो थोड़ी थकी हुई भी लग रही थी। मुझे वहां देखकर वो एकदम से शॉक्ड रह गई। उसकी आंखों में एक सरप्राइज और घबराहट साफ देखी जा सकती थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने एक डीप वॉइस में जवाब दिया। मैं यहां प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूं। वो एकदम चुप हो गई
और साइड हटकर मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। विला का इंटीरियर बहुत ही सिंपल था। बेज और वाइट कलर की थीम काफ़ी वार्म वाइब दे रही थी। लिविंग रूम की बड़ी सी फ्रेंच विंडो के बाहर समंदर की तेज लहरें साफ दिखाई दे रही थी। सेंटर टेबल पर एक खाली रेड वाइन की बोतल रखी थी और साथ में एक वाइन ग्लास भी। लग रहा था कि वो कल रात भी सोई नहीं थी। उसने अपनी बैठी हुई भारी आवाज में पूछा, कुछ पियोगे? नॉर्मल पानी चलेगा। उसने मुझे ग्लास पानी दिया। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। कुछ देर तक हम में से किसी ने एक वर्ड नहीं बोला। वो ऑकवर्ड साइलेंस इतना हैवी था कि मैं बस जमीन में कड़ जाना चाहता था। फाइनली मैंने ही साइलेंस तोड़ा। एनुअल पार्टी में जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। पानी का ग्लास पकड़े हुए उसका हाथ 1 सेकंड के लिए रुका। उसने मेरी तरफ देखे बिना बहुत ही लो वॉइस में रिप्लाई किया, इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है, ये मेरी ही गलती थी, मैं सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाई। मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नॉनसेंस? लिंजो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सिर्फ नॉनसेंस बक रहा था? मैं उसकी आंखों में देख रहा था। वो आंखें जो हमेशा बर्फ की तरह कोल्ड रहती थीं, आज उनमें कुछ ऐसे इमोशंस उबल रहे थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। उनमें एक दर्द था, एक कंप्लेंट थी और शायद एक उम्मीद भी। मेरे दिल की धड़कन जैसे 1 सेकंड के लिए रुक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। उसने मुझसे आगे पूछा, मैंने तुम्हें मोचिंग ट्रांसफ़र किया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बदला ले रही थी, तुम्हें टॉर्चर कर रही थी? मैं साइलेंट रहा। क्या ऐसा नहीं था? वो हल्का सा मुस्कुराई, एक बहुत ही बिटर स्माइल, जैसे उस स्टार्टिंग में मुझे तुम सच में बिल्कुल पसंद नहीं थे। तुम्हारे पास टॉप लेवल की एबिलिटीज़ हैं, फिर भी तुम हमेशा एकदम केयर फ्री और बिना किसी एम्बिशन के रहते हो। तुम बिल्कुल टॉट टाइम पर काम पर आते हो और टाइम पर निकल जाते हो, जैसे काम चोरी करना ही तुम्हारी लाइफ का मोटो हो। मुझे तुम्हारे इस एटीट्यूड से नफरत थी। मुझे लगता था कि तुम अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें पुश करना चाहती थी, तुम्हें एम्बिशियस बनाना चाहती थी। मैंने तुम्हें सबसे टफ क्लाइंट्स दिए, सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स दिए। मैं देखना चाहती थी कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ, लेकिन तुम हर बार उन्हें एकदम इजीली सॉल्व कर देते थे। तुम्हारे पास तो इतना फ्री टाइम था कि तुमने कोई स्लैकिंग ऐप तक डेवलप कर लिया। ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर एक हेल्पलेस स्माइल थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि तुम्हारा क्या करूं। मैं तुम्हें फायर नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकती थी क्योंकि तुमने कभी कोई मिस्टेक ही नहीं की। तो मैंने सबसे स्टूपिड तरीका यूज़ किया, तुम्हें अपनी नज़रों से दूर कर दिया। मुझे लगा कि तुम्हें मोचिंग जैसी जगह पर फेंक दूंगी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और आकर मुझसे रिक्वेस्ट करोगे। अगर तुम बस एक बार हार मान लेते तो मेरे पास तुम्हें वापस बुलाने का सॉलिड रीज़न होता। मैं तुम्हें प्रमोट करती, तुम्हें बेस्ट रिसोर्सेज देती। मैं एकदम शॉक में सुन रहा था। तो मतलब उसने मुझे पिछले 6 महीने से इतना टॉर्चर किया, इतना बड़ा ड्रामा किया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाऊं। भाई, इसकी थिंकिंग तो नेक्स्ट लेवल अजीब है। उसकी आवाज़ में अब थोड़ा सा दर्द था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वहाँ एंजॉय करने लगोगे। तुम मोचिंग में किसी से भी ज़्यादा खुश थे। बारबेक्यू खा रहे थे, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे और ग्रैंड प्राइज़ भी जीत लिया। तुम तो मुझे पूरी तरह से भूल गए। तुमने एक बार भी मुझे खुद से कॉल नहीं किया। उसकी हल्की लाल होती आंखों को देखकर मेरे दिल का कोई कोना अचानक पिघल सा गया। तो वो कोई आइसबर्ग नहीं है, वो बस एक ऐसी लड़की है जो खुद को एक हार्ड शेल में कवर रखती है, जिसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना। एक स्टुपिड सी लड़की। मैंने पूछा, एनुअल पार्टी के बाद तुम अचानक गायब क्यों हो गईं? पार्टी का नाम सुनते ही उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। लाल रंग जैसे उसके कानों तक पहुंच गया था। उसने अपना सिर झुकाया और एकदम धीमी आवाज में बोली, बहुत एम्बैरेसिंग था वो। उसकी ये हालत देखकर वो हमारी उस टॉप लेवल बॉस लेडी से बिल्कुल अलग लग रही थी। मेरी हंसी छूटने ही वाली थी। मैंने हिम्मत जुटाई और फाइनली वो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पूछ ही लिया, तो लाओलियो ने जो कहा था वो सच था? उसकी पूरी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका वो ब्लश करता हुआ चेहरा खुद ब खुद सब कुछ बयां कर रहा था। मुझे लगा जैसे मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई है कि मेरा दिल गले से बाहर आ जाएगा। तो मतलब ये फीलिंग म्यूचुअल थी, ये कोई इल्यूजन नहीं था। मैं उसे देख रहा था और वो विंडो के बाहर समंदर को देख रही थी। कमरे में एक गहरा साइलेंस छा गया। मुझे अचानक लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं खड़ा हुआ, उसके पास गया और उसकी शॉक्ड नज़रों के सामने एक घुटने पर बैठ गया। वो एकदम से डर गई। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने अपना सिर उठाया
और अपनी लाइफ के सबसे सिंसियर एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा। प्रेसिडेंट किन, हाँ, मैंने एकदम मासूमियत से रिक्वेस्ट की। मैंने हार मान ली है। आपको तो पता ही है, इस महीने का मेरा टारगेट अभी भी 300 से पीछे है। क्या आप मुझे 300 रुपए उधार दे सकती हैं? किन जुए एकदम ब्लैंक हो गई और फिर उस लंबे टाइम से जमे हुए आइसबर्ग वाले चेहरे पर फाइनली एक प्यार। वो स्माइल बिल्कुल सर्दियों की बर्फ पिघलने और बसंत के फूलों की खिलने जैसी थी, इतनी ब्यूटीफुल कि मैं बस देखता ही रह गया। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे सिर पर जोर से मारा। इडियट। मेरी और किंजोए की इक्वेशन एक बहुत ही वियर्ड तरीके से सेटल हो गई थी। कोई फ्लावर्स नहीं थे, कोई प्रपोजल नहीं था, कोई बड़े बड़े प्रॉमिसेस नहीं थे। बस एक मुझे 300 उधार दे दो वाली लाइन और सिर पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ इडियट। लेकिन हम दोनों को पता था कि अब कुछ तो बदल चुका है। उस दोपहर हम पूरी दोपहर विला में ही रुके रहे। उसने मुझे अपनी बचपन की स्टोरी सुनाई, अपने डोमिनेटिंग फादर के बारे में बताया, अपनी मदर के बारे में जिनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। उसने बताया कि कैसे उसने अकेले भेड़ियों से भरे उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच अपनी पोजीशन स्ट्रांग की। मुझे तब रियलाइज हुआ कि उसके उस कोल्ड और टफ आर्मर के पीछे ना जाने कितने अनकहे जख्म और कितनी लोनलीनेस छिपी थी। और मैंने भी पहली बार उसके सामने अपना वो केयरफ्री वाला मास्क उतार दिया था। मैंने उसे अपने उस यूजलेस फादर के बारे में बताया, कॉलेज के टाइम पर अपने सर्वाइवल के लिए किए गए अजीबोगरीब पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बताया। मैंने उसे बताया कि क्यों मुझे लगता है कि लाइफ में चिल मारना ही सब कुछ है। हमने बहुत सारी बातें की, जैसे हम पिछले कुछ सालों की सारी पेंडिंग कॉन्वर्सेशंस एक ही बार में पूरी कर लेना चाहते थे। रात में उसने लाइफ में पहली बार कुकिंग ट्राई की और भाई साहब उसने ऑलमोस्ट किचन में आग ही लगा दी थी। फाइनली मुझे ही सिचुएशन हैंडल करनी पड़ी। मैंने फ्रिज में बचे हुए कुछ अंडों और एक इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट से एक लग्जरी सी व्यू नूडल फीस्ट रेडी की। हम दोनों उस बड़ी सी विंडो के सामने बैठे बाहर का नाइट व्यू और समंदर की लहरें देखते हुए नूडल्स खाने लगे। वो बहुत मज़े से खा रही थी। उसके चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल थी। लिंजो, तुम्हारे बनाए हुए नूडल्स किसी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी हैं। ऑब्वियसली मैं तो वो मास्टर शेफ हूँ जिसका टैलेंट बारबेक्यू के रिपोर्ट्स बनाने में वेस्ट हो गया। वो हंस पड़ी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वैसे तुम्हें मेरे डैड के उस अरेंज मैरिज वाले प्लान के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का आइडिया कैसे आया? ओहो, ये तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। डोंगहाई सिटी आने से पहले मैंने अपने फ्री टाइम में एक टेक डेवलप किया था और उसके थ्रू मैंने बस मज़े मज़े में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंटरनल सर्वर हैक कर लिया था। मैं तो बस ये चेक करना चाहता था कि कहीं मेरे ट्रांसफ़र के पीछे बोर्ड के किसी मेंबर का तो हाथ नहीं है। लेकिन वहाँ मुझे तुम्हारे डैड और एक दूसरी फैमिली कंपनी के बीच साइन हुआ एक स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसमें एक क्लॉज था फैमिलीज़ के बीच मैरिज अलायंस का, और वो जिससे तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे वो उस फैमिली का यंग मास्टर है, एक नंबर का प्लेबॉय। वो हमेशा से हमारी कंपनी के मैनेजमेंट में घुसना चाहता था। मुझे एक सेकंड में सब कुछ समझ आ गया था कि तुम्हारा मुझे ट्रांसफ़र करना सच में मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए था। तुम्हें पता था कि अगर मैं हेडक्वार्टर में रहा तो मेरी एबिलिटीज़ और मेरे लिए तुम्हारी स्पेशल अटेंशन की वजह से मैं उस बंदे की आंखों में खटकने लगूंगा। तुमने खुद पर फेवरेटिज्म और एम्प्लॉयज़ को सप्रेस करने का इल्ज़ाम ले लिया, सिर्फ मुझे एक ऐसी सेफ जगह भेजने के लिए जहां कोई मुझे टच ना कर सके। कितनी स्टूपिड हो ना तुम हमेशा जिन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हो उनके लिए सबसे अजीब और हर्ट करने वाला तरीका चुनती हो। जब मैंने उसे ये सब बताया तो वो एकदम ब्लैंक हो गई। तुमने बोर्ड का सर्वर हैक कर लिया। मैंने एकदम चिल होकर नूडल के सूप का घूंट लिया। बेसिक। और हाँ, मैंने लगे हाथ तुम्हारे उस सो कॉल्ड मंगेतर का लैपटॉप भी चेक कर लिया था। दर्जनों मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ उसकी चैट्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और कुछ स्टडी मटेरियल। मैंने वो सब पैक करके उसके डैड को भेज दिया और एक कॉपी तुम्हारे डैड को भी सेंड कर दी। किन जुए की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछा, तो अगर सब नॉर्मल रहा तो ये रिश्ता अब टूट चुका होगा? बिल्कुल। और वो प्लेबॉय मास्टर अब अगले 3 साल तक शायद अफ्रीका में मिनरल रिसोर्सेज की स्टडी कर रहा होगा। मैंने शोल्डर श्रग किए। मेरी बंदी पर नजर डालोगे? मैं सिर्फ तुम्हारी रेप्यूटेशन ही नहीं डुबाऊंगा बल्कि तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है। किन जुए काफी देर तक मुझे घूरती रही। उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। फाइनली उसने एक लंबी सांस ली और बोली, लिंजो, तुम सच में एक डेविल हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट।
डोंगहाई सिटी में हमने कुछ दिन बिल्कुल किसी ड्रीम लाइफ की तरह बिताए। कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं। दिन में हम हाथों में हाथ डाले बीच पर वॉक करते, सी शेल्स कलेक्ट करते और रात में सोफे पर कोजी होकर मूवीज देखते, स्नैक्स खाते। मुझे रियलाइज हुआ कि किंजुए बिल्कुल भी आइसबर्ग नहीं है। वो कॉमेडी मूवीज देखते हुए पेट पकड़कर हंसती थी, अपनी फेवरेट आइसक्रीम न मिलने पर बच्चों की तरह जिद करती थी, और सुबह तो उसे बेड से उठाना एक टास्क था। मुझे उसे लिटरली धमकी देनी पड़ती थी कि अगर अभी नहीं उठी तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तब जाकर वो आलसियों की तरह ब्लैंकेट से बाहर आती थी। वो किसी ऐसी लड़की की तरह लग रही थी जिसे किसी मैजिक से आज़ाद कर दिया गया हो, जो मेरे सामने अपना सबसे रियल और सबसे क्यूट वर्जन दिखा रही थी, और मैं भी पूरी खुशी के साथ उसका पर्सनल शेफ, उसका पर्सनल प्रोग्रामर और उसका पर्सनल पिलो बन गया। ये सब लगभग 1 हफ्ते तक चला, लेकिन फिर सेक्रेटरी वैंग की वो जानलेवा बैक टू बैक कॉल्स आ ही गईं। मेरे भगवान, ओ मेरे दोनों भगवान, क्या तुम दोनों भागकर शादी करने वाले हो? कंपनी में ब्लास्ट होने वाला है। अगर तुम लोग वापस नहीं आए तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। मैंने और किंजुए ने एक दूसरे को देखा। हम दोनों की आंखों में वापस जाने का मन नहीं था, लेकिन हम जानते थे वेकेशन खत्म हो चुका है। हमने अगले दिन की हेडक्वार्टर वापस जाने की फ्लाइट बुक कर ली। फ्लाइट में चढ़ने से पहले मुझे लाओ लियो की कॉल आई। उसकी आवाज़ एक्साइटमेंट से फट रही थी। मैनेजर लिन, जल्दी से न्यूज़ चेक करिए। मैं एकदम कंफ्यूज था। मैंने फ़ोन पर न्यूज़ ऐप ओपन किया और एक सोशल न्यूज़ का हेडलाइन फ्लैश कर रहा था। शॉकिंग! एक कंपनी की ऑनलाइन एनुअल पार्टी में हुआ बड़ा लाइव ब्रॉडकास्ट ब्लंडर। नशे में एम्प्लॉय ने प्रेसिडेंट के सीक्रेट अफेयर को किया एक्सपोज। मैंने लिंक ओपन किया। वहां मेरी और लाओलियो की वो पूरी कॉन्वर्सेशन का वीडियो था, और उसके नीचे एक अपडेट भी था। हमारी वो इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल पर रातों रात भागने वाली सीसीटीवी फुटेज, और मेरा अकेले डोंगहाई सिटी जाकर विला की डोरबेल बजाने का वीडियो भी। यहां तक कि पता नहीं किस पपराजी ने हमारी बीच पर हाथ पकड़कर वॉक करने वाली एक बैक प्रोफाइल फोटो भी क्लिक कर ली थी। न्यूज़ के एंड में एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट का कमेंट था, ये किसी के ड्रामा जैसी बॉस लेडी और चिल एम्प्लॉय की लव स्टोरी है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस और स्टेटस के डिफरेंस को भी पार कर सकता है। लेट्स विश देम द बेस्ट। मेरे पास बोलने के लिए कोई वर्ड ही नहीं था। मैंने चुपचाप फोन किंजुए को पकड़ा दिया। वो पूरी न्यूज़ देखकर एकदम साइलेंट हो गई। वो पूरे 1 मिनट तक शांत रही। फिर उसने अपना सिर उठाया, मेरी तरफ देखा और बहुत ही सीरियस टोन में पूछा, लिंजो, अगर हम अभी रातों रात मार्स शिफ्ट हो जाएं तो क्या हम बच सकते हैं? जब मैं और किंजुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हेडक्वार्टर बिल्डिंग के मेन गेट पर पहुंचे तो हमें लिटरली A-लिस्ट हॉलीवुड स्टार्स वाली ट्रीटमेंट मिली। मेन गेट के सिक्योरिटी गार्ड से लेकर रिसेप्शनिस्ट्स तक और लिफ्ट में मिलने वाले कलीग्स तक, हमें देखते ही पहले तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती। फिर वो तुरंत अपना सिर नीचे कर लेते, जैसे फ़ोन में कुछ देख रहे हों या अपने जूतों के लेस बांध रहे हों। लेकिन उनकी वो कंट्रोल ना होने वाली स्माइल और कांपते हुए शोल्डर्स उन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे थे। पूरी कंपनी में एक अजीब सी वाइब फैल चुकी थी। एक वियर्ड लेकिन बहुत ही जॉयफुल सी वाइब। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मन ही मन बोल रहा हो, हमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता है लेकिन हम बोल नहीं सकते। ऑफिस के अंदर की सिचुएशन तो और भी डेंजरस थी। मेरे पुराने टीममेट्स ने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई मसीहा आ गया हो। भाई जो, तुम वापस आ गए, भाई तुम तो हमारे इकलौते आइडल हो। फिर जैसे ही उन्होंने मेरे पीछे खड़ी किंजुए को देखा, सबके सब बर्फ की तरह जम गए और एक साथ चिल्लाए, गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट किन। उस आवाज में डर भी था और गॉसिप का एक्साइटमेंट भी। किंजुए ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बस एक किया और अपनी हाई हील्स खटखटाते हुए एकदम स्ट्रेट देखते हुए अपने सीईओ ऑफिस में चली गईं। मेरे वो सारे ड्रामा क्वीन दोस्त मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। भाई जो, मान गए आपको। तुमने सच में उस आइसबर्ग को पिघला दिया। झांगवे एकदम फैन वाले लुक में था। लीसी ने आंख मारते हुए पूछा, जल्दी बता क्या हुआ, तुम दोनों एक साथ कब आए? वांगवू तो मेरे पैर ही पकड़कर बैठ गया, एकदम मक्खन लगाते हुए बोला, भाई जो, अब तो तुम प्रेसिडेंट के खास आदमी हो, फ्यूचर में हमारा भी थोड़ा ध्यान रखना। मैंने उसे लात मारकर साइड किया। निकलो यहां से, वर्किंग आवर्स में गॉसिप कर रहे हो, जॉब नहीं करनी क्या? मैंने किंजुए की टोन कॉपी करते हुए स्ट्रिक्ट फेस बनाकर कहा। सब 1 सेकंड के लिए साइलेंट हुए और फिर और भी जोर से हंसने लगे। ओहो भाई जो, अभी तक शादी भी नहीं हुई और अभी से बॉस वाली वाइब दिखाने लगे। मैंने उन्हें इग्नोर किया और अपनी उस पुरानी डेस्क पर चला गया जो महीनों से खाली थी। मेरी डेस्क एकदम क्लीन थी।
मेरा वो कैक्टस का प्लांट जो ऑलमोस्ट मरने वाला था अब एकदम हरा भरा और शाइनी लग रहा था, और उसमें एक छोटा सा येलो फ्लावर भी खिलाया था। टेबल पर एक कार्ड रखा था, वेलकम होम भाईजो, तुम्हारी कैक्टस गार्डियन अलायंस। मैं स्माइल करने लगा, माना कि मुझे 6 महीने के लिए निकाल दिया गया था, लेकिन यहाँ आज भी मेरी एक जगह थी। मैं बस बैठा ही था कि सेक्रेटरी वांग किसी तूफान की तरह उड़ती हुई आई। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे अपने ही दामाद को देख रही हों। लिन, कंसल्टेंट लिन। उन्होंने मेरा टाइटल बदल दिया था। अब मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट का। किन जुए ने मुझे एक नया टाइटल दिया था, चीफ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट टू द सीईओ। एक ऐसा टाइटल जो सुनने में बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन असल में इसमें कोई काम नहीं करना पड़ता, एकदम चिल जॉब। प्रेसिडेंट किन आपको अपने ऑफिस में बुला रही हैं। मैं उस जाने पहचाने ऑफिस में एंटर हुआ। किन जुए अपनी डेस्क के पीछे बैठकर एक डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने बिना सिर उठाए पूछा, आ गए तुम? मोचेंग ब्रांच के लिए मैंने लाओलियो को टेम्पररी मैनेजर बना दिया है। ओह, तुम्हारा ऑफिस मेरे ऑफिस के ठीक बगल में है। ठीक है, और आज के बाद मेरी परमिशन के बिना कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। डन। उसने अपनी इंस्ट्रक्शंस खत्म की, सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। कुछ और काम है? नहीं है तो जाओ और जाकर काम करो। उसका ये फुल ऑन प्रोफेशनल बॉस वाला एटीट्यूड देखकर मेरी हंसी छूट गई। इस लड़की ने अपना वो आइसबर्ग वाला आमा फिर से पहन लिया था। मैं चलकर उसकी डेस्क के पीछे गया और उसकी शॉक्ड नजरों के बीच थोड़ा झुककर उसके चीक पर एक किस किया। उसका चेहरा 1 सेकंड में लाल हो गया। उसने शर्मीले और थोड़े गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ मुझे पीछे पुश किया। तुम ये क्या कर रहे हो? हम ऑफिस में हैं। मैंने उसी की पुरानी बॉस वाली टोन में पलटकर पूछा। तो क्या हुआ? मैं तो बस अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कर रहा था, नहीं कर सकता क्या? वो मेरी बात सुनकर एकदम ब्लैंक हो गई, बस अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगी, जिनमें अब कोई बॉस वाला डर नहीं था, बल्कि वो बहुत क्यूट लग रही थीं। अचानक ऑफिस का दरवाजा खुला। सेक्रेटरी वांग हाथों में ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स लिए अंदर आईं और उन्होंने हमें इस हालत में देख लिया। वो वहीं पत्थर की तरह जम गईं। उनके हाथ से सारे डॉक्यूमेंट जमीन पर गिर गए। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता। वो बोलती जा रही थी और उल्टे पैर पीछे की तरफ खिसक रही थीं। फाइनली उन्होंने जोर से दरवाजा बंद किया और वहां से भाग गईं। मैंने और किंजुए ने एक दूसरे को देखा और हम दोनों अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए। मेरी और किंजुए की ये ऑफिस रोमांस वाली स्टोरी एक ऐसे तरीके से स्टार्ट हुई थी जो पूरी दुनिया को पता चल चुकी थी। हम कंपनी का सबसे यूनिक अट्रैक्शन बन गए थे। मीटिंग्स के टाइम वो आज भी वही आइसबर्ग सीईओ होती थी, जिसकी बातों में दम होता था और जो सिर्फ अपनी आंखों से किसी का भी मर्डर कर सकती थी। और मैं बस उसके बगल में बैठकर एकदम चिल होकर अपने फोन पर गेम्स खेलता रहता था। वो मुझे घूरती। मैं गेम में कोई मूव कर देता, वो मुझे दोबारा घूरती और मैं गेम जीत जाता। मीटिंग रूम में सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स अपना सिर झुकाकर बैठते और अपनी हंसी कंट्रोल करते करते उनके चेहरे लाल हो जाते। काम के बाद वो अपनी मासेराती में कंपनी के नीचे मेरा वेट करती और फिर मैं उसे रोड साइड स्पाइसी हॉटपॉट खिलाने ले जाता या फिर अपने उन्हीं दोस्तों के घर फ्री का खाना खाने। स्टार्टिंग में जब झांगवे और बाकी लड़कों ने किंजुए को देखा था तो नर्वसनेस के मारे उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये बॉस लेडी बस नाम की खूंखार है, असल में एक पेपर टाइगर है। बस मेरी एक नज़र और वो चुपचाप जाकर किचन में बर्तन धोने लगती थी। तो अब उन लड़कों ने भी उसे टीज करना शुरू कर दिया था। भाभी जी, आइए मेरे हाथ के बने कोला चिकन विंग्स ट्राई कीजिए। भाभी जी, आप लिंझो की टेंशन मत लेना, वो है ही बेवकूफ़। अगर वो कभी आपको परेशान करें तो सीधा मुझे बताना, मैं उसे सीधा कर दूंगा। किंजुए बार बार भाभी जी सुनकर शर्म से लाल हो जाती थी, लेकिन वो उन पर चिल्ला भी नहीं सकती थी, इसलिए वो बस मुझे घूरती रहती थी और मैं साइड में खड़ा किसी छोटे बच्चे की तरह ठहाके मारकर हंसता रहता। और रही बात मोशांग ब्रांच की, तो मेरी रिमोट गाइडेंस में लाओ लियो ने उस लाइव स्ट्रीम बिजनेस को एकदम टॉप पर पहुंचा दिया था। मोशांग किंग्यान अब पूरे इंटरनेट का सबसे फेमस लोकल प्रोडक्ट ब्रांड बन चुका था। लाओ लियो, जो कभी एक अजीब सी बातें करने वाला गेटकीपर अंकल था, वो अब मिलियंस फॉलोअर्स वाला इंटरनेट सेलिब्रिटी अंकल लियो बन गया था। जब भी उसका कॉल आता, उसकी पहली लाइन यही होती, मैनेजर लिन, हम तो अमीर हो गए। लाइफ जैसे फिर से एक नॉर्मल ट्रैक पर आ गई थी। लेकिन फिर भी सब कुछ बिल्कुल अलग था। एक रात मैं और किंजुए सोफे पर साथ बैठकर मूवी देख रहे थे। मैंने अचानक उससे पूछा, सच सच बताना, जब तुमने मुझे 3000 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया था तो तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? उसने अपना सिर पॉपकॉर्न बकेट से उठाया और मुझे एक लुक दिया। तुम नहीं जाते, उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ा सोचा और फिर बहुत सीरियसली बोली,
क्योंकि हेडक्वार्टर की कैंटीन में तुम्हारा फेवरेट स्वीट एंड सॉर पोर्क मिलता है और मोचिंग में वो डिश नहीं थी। मैं एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया और फिर हंसने लगा। सही बात है,